नहीं विरोध करूंगा तेरे मंत्री का। अभिषेक सिंह माइकल, अब उनका राजनीतिक करियर तो मान लीजिए अभी समाप्त है। बोला कि 20 मिनट ज्यादा जिंदा ही नहीं रहेगा। अच्छा। क्योंकि गोली ऐसे क्रॉस हुई थी कि उसमें मुख्य 5 अंग डैमेज मान रहे थे। वो संत तो है नहीं ब्रजेश सिंह जी। हाँ, बाहुबली नेता है, वो 10 गाड़ी लेके चल सकते हैं। अब उसको देख के यूथ जो है उनको आदर्श मानने लगे। तो मैं तो नहीं मानता, छात्र संघ का नेता हूँ मैं, तो ब्रजेश सिंह को बिल्कुल नहीं मानता अच्छा। कि वो किसी राजनीतिक रूप से आदर्श है तो है ब्रजेश सिंह। इसको फेंको, मुर्गा बनो। तो आज है हमारे बीच इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष, जो अपने तेज तेवर के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें उनके चाहने वाले टाइगर के नाम से बुलाते हैं, अभिषेक सिंह सोनू भैया। और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका चैनल यूथ के लिए बहुत ही ज़्यादा, भगवान करें कि आगे बढ़े और सबको लेके चले। आजकल चैनल्स की भी बहुत सी मर्यादा होती है, लोग उसको नहीं रखते। आप रखें, यही मेरी शुभकामना, यही आपको भविष्य की। जी। तो भैया आप अपने बारे में बताएं कि स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई, कैसे थे स्कूल पे आप? स्कूलिंग मेरी 8 तक तो मेरी स्कूलिंग हुई स्वामी विवेकानंद में। ये आरएसएस का स्कूल, हिंदी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ स्कूल होता है। हम लोग स्कूलिंग मेरी वहाँ से 8 तक हुई। उसके बाद 9-10 मैंने जीआईसी से किया, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से। फिर मैं 12th करने चला गया कानपुर, बीएनएसडी से मैंने वहाँ से 12th किया। फिर मैं लौट के आया तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देने के लिए घर से वो था प्रेशर, और मेरा मन था कुछ और करने का, बीटेक। और चूँकि मेरे स्ट्रीम के जो भी लड़के थे वो बीटेक और उसमें गए हुए थे, कोई मेडिकल में गया हुआ था। तो कानपुर जाने के बाद वहाँ 2 लाइन बहुत ज़्यादा हो जाती है कि आप बीटेक कीजिए या तो मेडिकल लाइन में जाइए, सीपीएमटी पीएमटी कीजिए। लेकिन मेरे घर से ये था कि नहीं, आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है, आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में राजनीति करनी है। अच्छा। तो मैंने 1 साल जो है, पहला पेपर मैंने अपना खुद बिगाड़ दिया था, मुझे याद है, इसके लिए बहुत डांट भी पड़ी थी। अच्छा। तो स्कूल में भैया आप कैसे थे, बैक बेंचर थे कि फ्रंट बेंचर थे? नहीं, मैं फ्रंट बेंचर था और मेरा कभी टॉप 5 के नीचे मेरी रैंक नहीं आई। अच्छा। मैं आज भी, मेरे पास 8th की मार्कशीट है, मेरे पास 9th की है, मेरे पास 10th की है। हाँ, मैं थोड़ा 10th में लापरवाह हुआ था। वो एक दोस्तों का ग्रुप हो जाता है जिसमें आदमी जो है सिर्फ दोस्ती को बहुत ज़्यादा महत्व देता है, मैं आज भी देता हूँ। हाँ। तो उसमें मेरे थोड़ा परसेंटेज कम थे। लेकिन उसके बाद जो है 12th में मेरे 63-65 के पास परसेंटेज थे। फिर मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। तो जब 10th में थे, स्कूल में थे, तो कोई ऐसे शरारत जो याद हो, मस्ती? बहुत सी शरारतें। हम लोग चूँकि जीआईसी में पढ़ते थे, तो इलाहाबाद में 2 ऐसे संस्थान हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और जीआईसी, जी। जो कि बहुत ही बारीकी से जीवन को जीने का तरीका बताती है। उसमें मतलब आप जब पढ़ने जाएंगे तो सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, मस्ती भी करेंगे और इन्जॉय भी करेंगे। तो वो चीज़ें जो है ना, बहुत याद आती हैं, आज भी याद आती हैं, जीआईसी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और हमारा एक अच्छा ग्रुप था जीआईसी में, हम लोग, बहुत अच्छी टीम थी जो पढ़ने में भी अच्छी थी। 9th में मेरा उस बार पहली बार बोर्ड हुआ था, मैं फर्स्ट क्लास पास हुआ था 9th बोर्ड में। फिर 10th में थोड़ा सा हम लोग की टीम इधर उधर हो गई थी, थोड़ा हम लोग पढ़ने में ध्यान कम दे पाए थे, इसलिए मेरा 2nd डिवीज़न था। और फिर मेरा 12th में 1st डिवीज़न हुआ और फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन की। तो फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तो बात ही अलग है। तो अब कॉलेज में फिर कैसे क्या हुआ, स्टार्टिंग हुई, कौन सा सब्जेक्ट आपने लिया? कॉलेज इन सेंस कि जैसे मेरे बड़े ब्रदर जो थे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते ही थे जी। तो उनके सानिध्य में शंकर दयाल द्विवेदी सर थे, संस्कृत के प्रोफेसर थे। उनके लड़के मेरे भैया के मित्र थे। तो द्विवेदी सर अद्भुत थे, मतलब वैसे प्रोफेसर मिलना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। आज के टाइम में, उस टाइम के प्रोफेसर्स में एक ही प्रोफेसर हैं जो मुझे लगता है जो उस तरह की वाइब रखते हैं, वो है ऋषिकांत पांडे सर, है फिलॉसफी के प्रोफेसर है। और उन्होंने ही सब्जेक्ट्स मेरे चूज कराए, उन्होंने ही मुझे आगे के लिए तैयार किया कि ये सब्जेक्ट लीजिए, इस तरह से पढ़ना है। उनका भी संस्कृत सब्जेक्ट था तो मुझे भी संस्कृत मिला, फिर मैंने हिंदी लिया, फिलॉसफी लिया। 3 सब्जेक्ट से मैंने ग्रेजुएशन किया।
तो आगे के सवालों को पूछने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि आप अपने बागी तेवरों के लिए जाने जाते हैं, तो क्या सवाल पूछते समय मुझे आपसे डरना चाहिए? है नहीं यार, ये क्या है कि डर हमेशा गलत व्यक्ति को लगता है। जो व्यक्ति गलत होता है, चाहे वो सत्ता में हो चाहे वो शासन में हो, उसको डर लगे। तो बागी तेवर हमारे उन्हीं के लिए रहते हैं जो कि डर और गलत और इससे घिरे होते हैं। अगर आप घिरे हो तो अलग बात है। तो पॉलिटिक्स में आपकी रुचि कैसे जगी? सच बताऊं तो बहुत मेरे फादर का आशीर्वाद है मेरे सिर पे, कि जिस तरह की गैदरिंग मेरे आसपास थी 10th तक 12th तक, जिस तरीके से मेरे दोस्त थे और जिस तरीके से लोगों को बातचीत करना उठना बैठना, तो शायद मेरे फादर ने मार्क किया कि नहीं आप पॉलिटिक्स के लिए ही बने हो। तो उन्होंने ही मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए वो किया, फिर उन्होंने ही मुझे पॉलिटिक्स के लिए सपोर्ट किया, फिर मेरे बड़े भाई ने मेरा पूरा फुल सपोर्ट किया। और बहुत से कम परिवारों में, सामान्य परिवारों में पॉलिटिक्स के लिए लोग किसी को कहते होंगे, लेकिन मेरे फैमिली में मेरे फादर ने, मेरे ब्रदर ने मुझको पॉलिटिक्स के लिए बहुत सपोर्ट किया। क्योंकि ये रेयर है थोड़ा, क्योंकि आपके फादर भी सरकारी हाँ, नौकरी पे थे। हाँ, तो सब कोई चाहते हैं कि उनका लड़का भी सरकारी नौकरी निकाल ले। बिल्कुल चाहते हैं, और बिल्कुल चाहते भी थे कि मेरा लड़का पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन बने। ये उनकी हमेशा सोच रही, इसीलिए उन्होंने मेरे लिए ग्रेजुएशन करने के लिए, फिर पीजी करने के लिए, फिर मैं अभी नेट भी मैंने क्वालिफाई किया, मैं डबल पीजी हूँ, हिस्ट्री और फिलॉसफी से मेरा पीजी है। तो हमेशा पढ़ाई पे उनका वो रहा, केंद्र रहा कि अच्छा और पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन कोई हो मार्केट में। तो आपकी विचारधारा क्या है स्टूडेंट लीडरशिप? स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत अलग होती है, वो स्वार्थ से परे रहती है, वो समाज को सोचती है। और अच्छा पॉलिटिशियन जो भी रहेगा स्टूडेंट लाइफ का, वो बेहतरीन और ज़बरदस्त होगा। वो हमेशा जो है एक अलग मुकाम लेके चलेगा, राजनीति का एक अलग विचारधारा को लेके चलेगा जो कि समाज को जोड़ते हुए चलती है। तो मुझे लगता है कि छासंग की राजनीति बंद होने से थोड़ा ये नुकसान भी है कि अच्छे नेता अब नहीं आ पा रहे हैं जी। तो आपका फेवरेट स्टूडेंट लीडर कौन है? चंद्रशेखर जी। अच्छा। मेरा फेवरेट स्टूडेंट लीडर जो है वो चंद्रशेखर जी हैं। और मैं आज भी ये मानता हूँ कि भारतीय इतिहास में जी। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी बलिया के सांसद रहे, फिर देश के प्रधानमंत्री भी रहे। वैसा लीडर होना बहुत मुश्किल है। उतनी ग्रेस का, उस तेवर का, उनको मतलब यहाँ से लेके देश के हर कोने में उनके लोग थे, उन्होंने हर जगह जाके लोगों को बनाया भी। और ये दुर्भाग्य है कि अब चंद्रशेखर जैसा कोई ऐसा, चंद्रशेखर जी जैसा ऐसा कोई, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी जैसा कोई नहीं है जो लोगों को उभार के ले आए और राजनीति के परिदृश्य पे खड़ा कर दे। चंद्रशेखर जी से आप कैसे, उनको आपने सबसे पहले जाना, कहाँ से उनके बारे में आपने जाना, क्या उनके बारे में आपको इतना फैसिनेट करता है? जब आप राजनीति में उतरते हैं तो आप हर परिदृश्य को देखना शुरू करते हैं, महसूस करना शुरू करते हैं। उसी में जब हम लोग, मुझे तो सौभाग्य है कि मैं जौनपुर का मूल रहने वाला हूँ, गाजीपुर मेरा ननिहाल भी रहा है, बलिया हमारी रिश्तेदारी भी है। और तीनों डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पूर्वांचल की हर धारा को मजबूत करता है, राजनीतिक और सामाजिक सबको मजबूत करता है। उसमें सर्वप्रथम नाम किसी का आता है तो स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का आता है। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप याद करते हो, कहते हो कि ये इन्होंने गट्स वाले काम किए, जो आप भूल नहीं सकते? देखिए, गट्स तो यही होता है कि कोई सिंगल सांसद अगर देश का प्रधानमंत्री बनता है तो इससे प्रेरणादायी चीज कुछ नहीं हो सकती कि कोई सोचता नहीं है सिर्फ सांसद बनने के बारे में लोग सोचते हैं, सांसद बन के मंत्री बनने के बारे में सोचते हैं, पार्टी बड़ी ज्वाइन करने के बारे में सोचते हैं कि मैं उसको ज्वाइन कर लूंगा तो हो सकता है जब उसका दौर आएगा तो मैं राष्ट्रीय स्तर पर लीडर हो जाऊंगा। लेकिन आप स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के बारे में सोचिए कि कैसी उनके अंदर आत्मनिर्भरता होगी कि सिंगल सांसद, कोई पार्टी का वो नहीं, पूरी ताकत लगाई, कभी कोई मंत्री पद नहीं लिया और सीधे प्रधानमंत्री। बिल्कुल। और उनके तेवर को इंदिरा गांधी भी झेल नहीं पाती थी, ये कहा जाता है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, झेल नहीं। जी। अच्छा, तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहे तो वहाँ के नारे बहुत प्रसिद्ध हैं कई सारे, तो आपका कोई फेवरेट नारा था इलाहाबाद पे जो आपको सुनने में अच्छा लगा हो? देखिए, वो तो क्रांति और इंकलाब की धरती है,
वहाँ के नारे भी जो निकलते थे अंदर से ही निकलते थे। तो बहुत से नारे रहे, बहुत से नारे तुरंत बनते थे, बहुत से नारे स्लोगन में हमेशा चलते थे। और एयू की एक मर्यादा रही है, उसको पूर्णतः सारे छात्र नेता उसको निभाते थे। कभी उसको किसी ने अब तो मुझे नहीं दिखता, अब तो चूंकि छात्र संघ भी बंद है, लेकिन पहले किसी ने उसको क्रॉस लाइन नहीं किया। और नारे हर छात्र संघ में मुझे लगता है कि चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कोई सामान्य डिग्री कॉलेज हो, और चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, वहाँ वो नारे लगते ही हैं और सेम एक जैसे ही नारे होते नहीं, हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो आपके कैंपेन हुए, जब आप इलेक्शन लड़े, हम्म। तो आपके लिए नारे बने, तो उनमें कोई आपका फेवरेट हो, याद हो जो आपको? बहुत से नारे थे, जैसे EU का गांधी है, और अभिषेक नहीं ये आंधी है। इस तरह के बहुत से वर्ड्स थे उन लोगों के, बहुत से प्यार था उन लोगों का जो वो खुद बना के बेचारे शुरू करते थे। और बहुत सपोर्ट किया है यूथ ने मेरा, क्योंकि मैं बहुत सामान्य परिवार से हूँ, तो उन नारों में ही वो जान थी जो मुझको जिंदा रखती थी उस समय। अच्छा, जब आप यूनिवर्सिटी में थे तो आप इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उस समय आपका कोई फेवरेट लीडर जो आपके अपोजिट में ही रहा हो, अपोजिशन या तो आपके साथ रहा हो, जिसको देखकर लगा हो कि दम है? देखिए, शायद मेरा पॉलिटिक्स में जब मैं एयू में एंट्री की मैंने, तो ऐसे कई नाम थे, मजबूत नाम, इनको देख के लगता था कि यार ये अलग है, थोड़ा इनका डिफरेंट स्टाइल है। और अगर ये मतलब राजनीति का एक अलग ही धुर है। शोभनाथ सर थे, स्वर्गीय शोभनाथ सर हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष हुए, बहुत दमदार लीडर थे। मैं बहुत छोटा था, मेरे फादर के मित्र थे, तो मैं एक दो बार उनके साथ गया भी हूँ। तो उनके फ़ोन करने की, बात करने की स्टाइल, और मुझे आज भी याद है बहन जी से उन्होंने मेरे सामने ही बात की थी, और मैं वहाँ छोटा सा था, मैं खड़ा था, बस कुछ मुद्दा था, किसी मुद्दे पे फादर थे वो थे, और उन्होंने फ़ोन किया और बहन जी से उनकी बात हुई। मुझे लगता है कि 10 मिनट के अंदर उनकी बात हुई बहन जी से। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात थी जी बिल्कुल। कि कोई छात्र संघ का अध्यक्ष सीधे फ़ोन कर रहा है और बहन जी फ़ोन उठा रहे, और वो भी बहन जी जो बहन फेमस जी है। मतलब जो कि बहुत ही रेयर किसी को इस तरह से इंटरेन करती होंगी जी। तो शोभनाथ सर की बात अलग थी। उसके बाद जो नया दौर आया, जब 2005-06 के आसपास जब मैं पॉलिटिक्स कर रहा था, तो एक हम लोग के सीनियर थे अनुज राय सर, तो बहुत सी चीज़ें उन्होंने सिखाई अनुज राय सर। तो ऐसे ही आसपास बहुत से लोग रहे छोटे छोटे। मैं किसी से भी सीखने में कभी, मैंने हर चीज़ जो अगर मुझे अच्छी लगी, वो चाहे बच्चे ने सिखाई तो भी सीखी और बड़े ने सिखाई तो भी सीखी। मैं बात करूँ जो आपने इलेक्शन लड़ा उस समय, कोई आपका फेवरेट जो आपके खिलाफ ही लड़ा हो, या महामंत्री के लिए लड़ा हो, आपसे नीचे प्रमोद पांडे उपाध्यक्ष के सर। लिए? अच्छा। हाँ, नो डाउट, प्रमोद पांडे सर बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत अच्छे लीडर थे, बहुत अच्छा ज्ञान था उनको, और मेरे अच्छे साथी थे। मैं और मतलब हम सब जब 5 साल चुनाव लड़ने के लिए, बहाली के लिए लड़ रहे थे, तो आपस में हम सब एक साथ ही चलते थे। और मेरा एक मित्र थे आलोक, प्रमोद पांडे, मैं, विवेकानंद पाठक हो गए, दिनेश जी हो गए, और राघवेंद्र हो गया, अभिषेक यादव हो गए। तो ये सब एक साथ की टीम थी जो यूथ इलेक्शंस में फाइट करने के लिए हमेशा लगी रहती थी। लाला राम सरोज भाई हो गए, मुकुंद लाल मौर्य थे। तो इस तरह की ये टीम थी जो हमारी बहुत संघर्ष किया, जिसने तब छात्र संघ बहाल। आरक्षण पर आप क्या सोचते हैं? आरक्षण बहुत हार्ड क्वेश्चन आपने पूछा है, और मैं एकदम खुल के जवाब भी देना चाहूंगा। देखिए, क्या है ना कि कुछ पिछले समय से आप देख रहे होंगे कि लोग आरक्षण को लेकर राजनीति करते हैं, और मुझे लगता है आरक्षण समाज को उभारने के लिए होना चाहिए। जिस व्यक्ति की व्यवस्थाएं आरक्षण के यूज के लायक है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए, जिसकी नहीं है उसको नहीं मिलना चाहिए, और इसको सरकारों को समझ के लागू करना चाहिए। तो आप आर्थिक आरक्षण के पक्ष में हैं? बिल्कुल, मैं मानता हूं इस बात को, कि मैं उसी पे आ रहा था कि समाज में आर्थिक आरक्षण का मतलब क्या है? जो पिछड़ा हो, जिसको सुविधाएं ना मिली हो, जिसको समाज की और सरकार की व्यवस्थाओं के लाभ न मिल रहा हो, जो समाज में कई तबके से पीछे हो, जो अच्छे से प्रेजेंट ना कर पा रहा हो अपने समाज में, तो शिक्षा के लिए उसको आरक्षण देना चाहिए। मैं तो कहता हूं नौकरी के लिए आरक्षण बिल्कुल नहीं देना चाहिए। भाई,
आप किसी को अगर पढ़ा के मजबूत करके, उसकी शिक्षा मजबूत करके और उसको तब खड़ा कर रहे हैं कि भाई अब आपको समाज के लिए कुछ करना है, तो नौकरी का आरक्षण तो मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि आप अगर एक डॉक्टर जिसको 10 साल लग जाए एमबीबीएस पास करने में, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा डॉक्टर होगा वो किसी भी तबके से आता है, वो राजपूत ही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक डॉक्टर जो अपनी डिग्री को 5 साल में कंप्लीट करता है, 2 साल में एमडी कर लेता है, फिर वो उस पर और स्पेशलिस्ट हो जाता है, तो निश्चित रूप से अच्छा डॉक्टर होगा। तो मेरा यही मानना है कि पढ़ाई निश्चित रूप से हर तबके को मिलनी चाहिए, और चाहे वो एकदम गरीब हो, चाहे वो एकदम पिछड़ा हो, चाहे वो अगड़ा हो, उसको पढ़ाई मिलनी चाहिए। और सरकारों को इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमारे लिए 2 चीज सबसे महत्वपूर्ण है, पढ़ाई, शिक्षा और स्वास्थ्य। हर तबके का हक है कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य को पाए, क्योंकि यही 2 चीजें हैं जिसके बाद जो है सरकार अन्य चीजों को जब लाएगी तो वो उसका यूटिलाइज कर पाएगा। मान लीजिए आप देश के ऐसे पद पर पहुंच गए जहां से आप देश का संविधान निर्मित कर सकेंगे, तो आरक्षण आप हटाएंगे कि रखेंगे? नहीं, बिल्कुल, मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि मैं हटाऊंगा तो कुछ नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ परिवर्तन समय के साथ होता है, वो परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन इन सेंस कि अगर कोई ऐसा, अब जैसे टीना डाबे जी को बहुत लोग कहते हैं कि उनके फादर अच्छे अधिकारी थे, पूरा जीवन उनका एक बेहतरीन लाइन में चला। मुझे लगता है ऐसे चला होगा जैसे 40% जनरल के लड़के भी जो हैं ऐसा जीवन नहीं पाए होंगे। उनको आरक्षण मिलना गलत है। मेरे यहाँ जो और सामान्य परिवार के लड़के हैं, मेरे यहाँ जो अति दलित और जो पिछड़े लड़के हैं, जो सामान्य गांव में रह रहे हैं, जिनको वो सुविधाएं नहीं मिली, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। और मैं इसको मानता हूं कि आरक्षण में हर साल, हर 5वें से 10 साल पे समीकरण की वो थी कि इसमें परिवर्तन किया जाएगा, लेकिन सरकारें नहीं करती हैं, लेकिन करना चाहिए। और जिस तबके को नहीं मिल रहा है, चाहे वो ओबीसी में आता है, चाहे एससी में आता है, उसको मिलना चाहिए, चाहे वो जनरल में आता है, उसको भी मिलना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस समय कैंपेन कैसे होता था, स्ट्रेटेजी क्या रहती थी? एक ही स्ट्रेटजी थी कि हर घर का हर कमरे पे पहुंचना है, अच्छा, हर लड़के से मिलना है। जात बिरादरी का कोई बंधन नहीं होता था, कोई ऐसी पॉलिटिक्स नहीं होती थी जात बिरादरी की। सारे लोग जो है, और अभी भी मैं कहता हूं कि पुराने समय में जो हमारे लोग थे, हम लोग उनसे ये नहीं पूछते थे कि तुम्हारा नाम अगर अभिषेक है तो उसके आगे क्या लिखा हुआ है। दोस्ती सिर्फ नाम तक रहती थी, जात तक नहीं जाती थी। अच्छा, जो कोई एक डिफरेंस आपको लगता है कि जो आपके समय के स्टूडेंट लीडर थे और अब वाले, क्या लगता है कौन ज्यादा माचो मैन था? देखिए, आज की राजनीति थोड़ा सा बदल गई है। आज की राजनीति आर्थिक हो गई है, अर्थयुग आ गया है। जिसके पास धन बल है, जिसके पास व्यवस्थाएं हैं, वो राजनीति कर रहा है। और तब की राजनीति संघर्षों की थी, विचारों की थी, सोच की थी, और इस चीज पे निर्भर थी कि आपके अंदर किस तरह की सोच है, विचार है, नीति है, जो आप समाज को आगे ले आ सकते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। और दौर आज का जो है मीडिया का भी आ गया है, सोशल मीडिया का बहुत हावी दौर है। आपको लगता है कि अभी वाले संघर्ष नहीं कर पाते आपके समय के हिसाब से? करने को कहाँ मिल रहा है, सरकारें मौका कहाँ दे रही है? कौन सा आंदोलन हुआ है मुझे बता दीजिए पिछले 10 साल में, किसी यूथ लीडर को स्टैंड होने का मौका मिला हो? मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स की। कोई ऐसा बताइए मूवमेंट जो सरकार के खिलाफ चलाया गया हो? स्टूडेंट के लोग, सीधी सी चीज है। अच्छा, अब उसमें भी एक अंतर है। अंतर यह है कि जो यूथ लीडर हुआ करते थे वो किसी पार्टी के गुलाम नहीं हुआ करते थे। वो पहले यूथ लीडर होते थे, फिर दूसरा वो समाज के लिए हर उस मुद्दे पे लड़ने के लिए तैयार रहते थे जो कि उनको गलत लगता था, चाहे वो सरकार के पक्ष में हो चाहे खिलाफ में हो, दोनों पे। और अब वो दौर नहीं है, अब कोई लड़ता नहीं है। अब तो मुझे दिखते नहीं कोई आंदोलन करे या कोई बड़ा मामला हो जिसके लिए स्टैंड कर जाए। अब लोग करते हैं पार्टियों के लिए खड़े, अपनी पार्टी है, चाहे मैं जिस पार्टी में हूँ मैं उसके लिए प्रेजेंट करूंगा, उसके लिए लड़ूंगा। अच्छा, अब आप देखते होंगे रीलें आती हैं कि जो स्टूडेंट लीडर है उनकी टीचरों से संघर्ष होते हैं। अभी हाल में दिल्ली यूनिवर्सिटी में दीपिका झा जी ने एक टीचर को थप्पड़ मार दिया। तो नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए, टीचर, मैंने कहा ना कि थोड़ा हर चीज में अंतर आ गया है, तो निश्चित रूप से प्रोफेसर्स में भी अंतर आ गया है। वो पार्टियों को अगर, जैसे देखिए 2 चीजें हैं, या तो प्रोफेसर रहेगा जी, और अपने शिक्षक
होने का जो फर्ज है उसको निभाएगा और अपने सभी जितने भी छात्र हैं उनको एक बराबर मान के चलेगा, तो उसका पूरा सम्मान है, उसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन फिर भी कोई किसी प्रोफेसर पे हाथ उठाए, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, इसको स्वीकार करना कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन शिक्षकों का किसी पार्टी के प्रति समर्पण हो के और अवहेलना की जाए तो ये भी गलत है, ये नहीं होना चाहिए। विरोध जो है ये कभी होता भी नहीं था, एयू में कभी नहीं होता था। एयू में शिक्षक अपने अगर स्टूडेंट को मानता था तो बहुत इतना कर देता था कि अगर वो क्लास ले रहा है और उसका फेवरेट स्टूडेंट चला गया तो ठीक है भाई 2 मिनट रुक जाओ, इनकी 2 मिनट सुन लो, फिर मैं पढ़ा देता हूँ। तो ये तो ठीक है, लेकिन ये नहीं कि फला पार्टी के हैं तो मैं पढ़ाऊंगा, फला पार्टी के नहीं तो मैं नहीं करूंगा। मैं था जब लड़ रहा तो दिनेश यादव जी भी लड़ रहे थे और प्रमोद पांडे सर भी लड़ रहे थे। ऋषिकांत सर के हम प्रमोद पांडे सर दोनों लोग बहुत क्लोज थे। मैं स्पीच देने घुसा, उन्होंने मेरे लिए रोका, मैं स्पीच देकर निकलने का, प्रमोद पांडे सर खड़े थे, तो उन्होंने जैसे चौक उठाई तो प्रमोद सर ने कहा सर, फिर उन्होंने देखा, हम दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने देखा तो कहा अरे प्रमोद क्या भाई 2 मिनट इनको भी सुन लो। तो ये प्रोफेसर का कर्तव्य है कि हम दोनों को बराबर सम्मान देंगे, हमारे लिए दोनों बराबर, भाई शिष्य हैं हम उनके तो बराबर। तो वैसा प्रोफेसर होना मुश्किल है और आज दौर बदल गया, कॉलेजों में पार्टियों की राजनीति बहुत घुस गई जो पहले नहीं थी। अच्छा, आप रौनक खत्री को जानते हैं? उनके वीडियो देखे होंगे, अगर देखें तो उन पर क्या आपकी व्यूज हैं? किसकी बात कर? रौनक खत्री, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट कांग्रेस के। अच्छा, जो रौनक जी अभी हुए हैं ना? जी लेटेस्ट हुए हैं, मैंने देखा है थोड़ा बहुत, तो सोशल मीडिया उनके संघर्ष को आप कैसे देखते हैं? सही है कि ज्यादा कर देते हैं? देखिए, हर व्यक्ति का अपना तरीका होता है और हर जगह का एक राजनीति का तरीका अलग होता है। जेयू और जेएनयू और डीयू दोनों की पॉलिटिक्स का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन एयू का संघर्ष का तरीका एकदम अलग है। एयू देश की राजनीति को स्थापित करता है और इसका उदाहरण है हमारे यहाँ से इतने प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद तो गिनती नहीं है। तो हमेशा एयू वाले अलग रहे, डिफरेंट रहे, उनका संघर्ष अलग रहा है और निश्चित रूप से उनकी सोच बेहतरीन होती है, मैं ये मानता हूँ। मैं रौनक खत्री जी की जहां तक बात है तो बहुत ज्यादा मैंने उनको स्टडी नहीं किया है और सोशल मीडिया को मैं बहुत ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मानता किसी को मतलब जज करने के लिए, क्योंकि अक्सर लोग उसमें इतने कट लगा के प्रेजेंट करते हैं कि उसका जो रियलिटी होती है वो गायब हो जाती है। अच्छा, सोशल मीडिया से याद आया, एक लोग अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पर है, बिग बॉस के घर पे हैं, तान्या मित्तल जी, तो उनके बारे में कुछ जानते हैं आप? देखिए, मैंने देखा है और जितना देखा है उस हिसाब से मैं बहुत कमेंट तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये सामाजिक रूप से ये भी मैंने महसूस किया, सिर्फ वो नहीं, हर कोई, हर दूसरा व्यक्ति जो सोशल मीडिया पे है वो अपना सबसे अच्छा प्रेजेंट रखता है। गाड़ियों से चलना हो, चाहे अच्छा कपड़ा पहनना हो, चाहे अच्छे घर के लुक में आना हो, चाहे किसी होटल में जाके वीडियो बनाना हो, उसको प्रेजेंट करते हैं और उसके बाद जो है जो चीजें होती हैं जो समाज में रियलिटी में उनकी प्रेजेंटिंग है उसको वो हटा देते हैं और समाज उसको देख के बहुत मतलब मुझे लगता है कि वही ट्रेंड चल रहा है कि हम ये है तो यही सही है, वो है जो दिखा दे रहे वो मान ले रहे, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि सोशल मीडिया को सिर्फ उतना ही लें जितना कि आप सोशल ना हो। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि रियलिटी नहीं दिखाते हैं सोशल मीडिया पे, तो ये पॉलिटिक्स पे भी तो सही होगी ना, कि क्योंकि जो लीडर्स होते हैं वो अपने आप को दिखाते हैं कि हम स्ट्रांग हैं, हमारा ये है, हमारे पास यूथ है, लेकिन कई लोगों की सच्चाई बिल्कुल अलग होती है, जमीन से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं होते, बुलाने पर उनके कोई कार्यकर्ता नहीं आता, केवल चाटुकारिता करके आगे बढ़ जाते हैं, तो वो तो उस पर भी लागू होती है ना? देखिए, एकदम ये रियलिटी है कि सोशल मीडिया से लेके जितने भी लीडर हैं या सोशल इन्फ्लुएंसर हैं वो प्रेजेंट तो अच्छा ही करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई भी करेगा। कुछ लोग हैं जो पहले से जो राजनीति को देख रहे हैं या राजनीति विचारधारा को समझ रहे हैं, वो लेके चलते हैं अच्छी चीजों को भी, ऐसा नहीं है कि नहीं लेके चलते, सब कुछ ना कुछ अलग अलग होता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो हमारा यूथ है वो जो दिखाते हैं ना कि हम 10 गाड़ी चल रहे हैं, हमारे साथ 10 लोग चल रहे हैं, गनर चल रहे हैं, 50 लोग की भीड़ चल रही है, व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो वो क्या हो रहा है कि उससे यूथ डिस्टर्ब हो रहा है। यूथ उसको एकदम मान ले रहा है कि नहीं, अरे भैया तो फॉर्च्यूनर चलत रहे हैं तो उनके संगे 10 गाड़ी चलत बा, तो हमारे संगे भी 2 गाड़ी हो जाए। अच्छा, एक नया ट्रेंड भी चल गया, जैसे हमने एक गाड़ी बुला ली, हमारे 4 दोस्तों ने, तो उनकी एक गाड़ी बुला ली, गाड़ी की रील बनाई, वीडियो बनाई, डाल दी
और 10 लोग के साथ खड़े हो गए, केक काट रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे जो प्रेजेंटिंग है इस समय यूथ की, वो मुझे लगता है थोड़ी उचित नहीं है। सोशल मीडिया के परिदृश्य को एकदम जीवन में नहीं उतारना चाहिए। ठीक है, सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए वो अलग चीज़ है, या प्रेजेंटिंग के लिए अपने है वो अलग चीज़ है, लेकिन प्रेजेंटिंग हो ही कहाँ रही है। अच्छे वक्तव्य देने वाले कोई नहीं रह गए, विचारधारा रखने वाला कोई रह नहीं गया है, सोच किसी की अच्छी उस तरह से प्रेजेंट हो जिसको कोई अपनाए तो कोई अपनाने वाला रह नहीं गया है। अगर मैं अच्छी बातें कहूँगा कोई सुनेगा ही नहीं। मैं किसी को समझाऊं यूथ को कि देखो, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप ये कि फलाने ने गाड़ी ले ली तो आप भी ले लो कर्जा लेके, ये माने रखता नहीं है। आपकी प्रेजेंटिंग आपके कारण होती है, आप मुख्य हैं, आपकी विचारधारा मुख्य है, और आपकी सोच बहुत मायने रखती है जो समाज को आगे लेके जाएगी, वही आपकी मुख्य धारा में होनी चाहिए, ना कि दूसरों को देख के होनी चाहिए। कोई ऐसा है लीडर है जो आपको लगता है कि फेक है, अपने आप को प्रेजेंट ऐसे करता है कि एकदम हैवी टॉप के नेता हैं, आला कमान से एकदम बढ़िया सेटिंग है, लेकिन जमीनी स्तर पर एकदम फुस? आज के दौर में ऐसे 70% लीडर्स हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक चलन चल गया है। पहले हम आदर्श या किसी से प्रभावित तब होते थे जब वो लीडर, जैसे मैंने कहा चंद्रशेखर जी, और पहले जाइए भगत सिंह हो गए, हाँ, सुभाष चंद्र बोस हो गए, उनकी चीजें हमें प्रभावित करती थी, हम उनके लिए खड़े होते थे, उनकी विचारधारा के लिए खड़े होते थे, उनको लेके चलते थे सोच के कि आगे हमको इस तरह से करना है या देश के लिए कुछ करना है। अब क्या हो गया है, ट्रेंड थोड़ा सा बदल गया है। अब क्या है कि दुर्भाग्य भी है कि पूर्वांचल में बाहुबलियों का बहुत टैग चलता है। अब पूर्वांचल के बाहुबलियों को देख के आज का यूथ जो है, जो सिंपल फैमिली से आता है, तो भाई वो तो मान लीजिए ठीक है, कहीं ना कहीं से कमा रहे हैं, या बाहुबली हैं, या बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, तो उनके साथ तो काफिला चलेगा। आज का यूथ क्या कर रहा है ना, उन्हीं को देख के वो भी काफिले में चलना चाहता है। अपने 2 भाइयों को बुला लेगा, वो अपने 2 भाइयों को बुला लेंगे, 5-10 गाड़ियों के इकट्ठा हो जाए काफिला, वो चलने लगता है। तो होता क्या है, जैसे कि मैं एक घटना बताता हूँ। मैं एक कार्यक्रम में गया, मेरी विधानसभा का एक कार्यक्रम था, उन्होंने मुझे बुलाया, बड़े अच्छे संपर्क थे। तो मेरा क्या है कि मैं बहुत सिंपल दिमाग में रहता है कि मुझे कहीं जाना है तो जाना है, वो चाहे मेरे पास 1 साधन रहे चाहे 4 रहे, मैं चल देता हूँ। तो मैं गया तो उन्होंने गेट खोला, और बड़ी खुशी से भैया गेट खोला, तो और भैया हमने कहा कि अरे बड़ा, मैं लखनऊ था, दूर से आ रहा हूँ, और बस ये था कि तुम्हारे यहाँ पहुँचना है मेरे भाई के यहाँ चाहे जैसे। तो कह रहा है कि भैया बस 2 ही गाड़ी है। तो मेरे मन में, मैंने कहा कि मतलब अरे भैया पूरे भौकाल से आप आए बोलता तो ज्यादा निक लगत, बहुत जनी आयल ना देखता कि अरे भैया हमारा आयल हुआ सोनू भैया बड़े भौकाल से। हमने कहा पागल, सोनू भैया आयल हुआ ऐसे मतलब ना तो कि ऐसे मतलब है कि सोनू भैया 5 गाड़ी ना आयल हुआ। तो ये जो मानसिकता हो गई है ना, विचारधारा जो समाज में हो गई है कि नहीं, फलाने 5-7 गाड़ी चलते हैं तो मैं भी चलूं, और उनके साथ भी गनर चलते हैं तो मैं भी चलूं लेके, और सोशल मीडिया पे उसको प्रेजेंट करें। इस बहावे में यूथ अपनी प्रेजेंटिंग भूल गया है, यूथ अपने भविष्य को भूल गया है, यूथ अपने खर्चे का लिमिट इतना बढ़ा चुका है कि अनर्गल काम करना उस यूथ की मजबूरी हो चुकी है। जैसे मान लीजिए पूर्वांचल में इस समय ब्रजेश सिंह है, ठीक है। अब ब्रजेश सिंह बाहुबली रहे हैं 20 साल, उनके पास पैसा बहुत रहा है। ब्रजेश सिंह ने अनर्गल पैसा भी कमाया है, कोई संत तो है नहीं ब्रजेश सिंह जी, हाँ, बाहुबली नेता है, वो 10 गाड़ी लेके चल सकते हैं। अब उसको देख के यूथ जो है उनको आदर्श मानने लगे। तो मैं तो नहीं मानता छात्र संघ का नेता हूँ, मैं तो ब्रजेश सिंह को बिल्कुल नहीं मानता अच्छा कि वो किसी राजनीतिक रूप से आदर्श है तो है ब्रजेश सिंह। तो आप गलत है, सीधी सी बात है। अगर मैंने आपको पहली बार में प्रेम से नमस्कार किया, आपने रिप्लाई में नमस्कार नहीं किया, तो आप फिर अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। जी जी। फिर हम इंतजार नहीं करेंगे कि आप बाहुबली हो या आप बहुत बड़े लीडर हो, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या ऐसा अनुभव रहा है क्या आपके साथ, ब्रजेश सिंह या किसी और के साथ? नहीं, उनके साथ तो नहीं रहा है। एक बड़े लीडर के मैं छात्र संघ में था, और मैं छात्र संघ चुनाव लड़के अभी हुआ था प्रेजेंट, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का अच्छा मामला था। मैं वो सर्किट हाउस आए हुए थे, हम सब यूथ लीडर थे, तो हम सब मिलने के लिए, एक हमारे ही लीडर थे साथ के, उन्होंने कहा चलो स्वामी प्रसाद जी से मिलते हैं। भाई अपोजिट के नेता थे उस समय, नेता विपक्षी दल थे। मैं गया तो उनका जो है ओएसडी जो था, उसने जो कहा कि हाँ रुकिए मैं बुला रहा हूँ। छात्र अध्यक्ष का और अपना जिला और हमारा सर्किट हाउस एक तरीके से हम लोग समझते थे कि यूनिवर्सिटी सर्किट हाउस सब अपना एक जैसा।
तो मैंने कहा ठीक है बुलाओ, मैं आगे बढ़ा बैठने के लिए, तो उसने कहा अरे खड़े रहिए अभी। अच्छा। तो मैंने कहा खड़ा रहूं, हम्म। हमें कुर्सी खाली है, खड़े रहने के लिए क्या दिक्कत है? हम्म। कह रहे अभी मंत्री जी आएंगे तब बैठाऊंगा। हम्म। हमने कहा अरे तेरी मंत्री जी आएंगे और तू मुझे बैठाएगा तो मैं बैठूंगा? मैं कहा अरे सुन, मैं तेरा यहीं विरोध करूंगा, तेरे मंत्री का, और अभी यहीं से हम जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, और हाँ। तेरा मंत्री यहाँ से पेपर में छप के जाएगा। अच्छा। इतना बोलने के बाद उसके बगल में कोई था, वो व्यक्ति धीमे से भाग के अंदर गया। और देखिए लीडरशिप इसे ही कहते हैं, मैं इस चीज का वो करता हूँ। और बोल के मैं बाहर निकला, मैंने कहा अब तू देख, मैं दिखाता हूँ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्या होती है। तो हमें कुर्सी पर नहीं बैठने देगा, हम बताते हैं कौन बैठेगा। हम बाहर है, सारी भीड़ हम लोग इकट्ठे हुए, तब तक पीछे से उनका गनर, उनका वो एसडी, उनके जो भी थे सब दौड़ते हुए, नेताजी बुला रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, बुलाओ यहीं आना जिसको मिलना है। तो तब तक स्वामी प्रसाद जी उधर से आए। अच्छा। उन्होंने बढ़िया से मिला, यूनिवर्सिटी के ही हमारे सीनियर थे। अरे मैं भी सीनियर हूँ तुम्हारा भाई। मैंने कहा सर आप बिल्कुल सीनियर, लेकिन आपका जो कार्यकर्ता अगर इस तरह रहेगा ओएसडी तो आपको बर्बाद कर देगा। खैर उन्होंने उसको मोबिलाइज किया, अच्छे से प्रेजेंट किया, हमें नंबर लिया, नंबर सेव कराया। फिर मैं उनके पास जब भी जाता था, वो व्यक्ति रात में 11 बजे भी उतर के मुझसे मिलते थे। ये उनकी क्वालिटी थी। अभी टच में है आप उनसे? अभी टच में कुछ दिन से नहीं हूँ, लेकिन टच में था, मैं बातचीत होती थी। उनके बयानों से आप? नहीं बिल्कुल, मैं उससे ताल्लुकात नहीं रखता। इस तरह का बयान किसी भी नेता को नहीं देना चाहिए। हम सब सनातन में हैं और हमको सनातन की इज्जत करनी चाहिए, नो डाउट। आप अगर वोट के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। हासिल मूवी देखी है आपने? बिल्कुल देखी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनी है, मैंने बिल्कुल देखी है। कितने बार? मैंने कम से कम 2-3 बार तो देखी है। कहा जाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब कोई किसी का एडमिशन होता है सबसे पहले उससे कहा जाता है हासिल देखो। सही है ये? नहीं, कहा इसलिए जाता है कि जैसे पिक्चर बनी हुई है हासिल, और बढ़िया पिक्चर थी, और बहुत बेहतरीन कलाकार उसमें थे, एक से एक। मुझे लगता है कि इंडस्ट्रीज में इतने अच्छे कलाकारों का होना बहुत मुश्किल है। एक से एक वो थे, और उन्होंने अच्छी प्रेजेंटिंग भी की थी। जैसे यूनिवर्सिटी में हो सकता है प्रेजेंट ताकत का, उस तरह का पूरा प्रेजेंटिंग। तो जो उसमें क्राइम दिखाया गया, तो क्या आप क्राइम को ताकत की तरह देखते हैं क्या? देखिए क्राइम नहीं दिखाया गया, स्वाभिमान भी दिखाया गया है, एक सम्मान की लड़ाई दिखाई गई है। और उस समय हासिल फिल्म में क्या होता था उस तरह का तो मान लीजिए देखा ही गया, लेकिन इस समय जब हम लोग जी रहे थे तो हम लोगों ने उसको जिया है, हमें मालूम है सम्मान क्या होता है। तो क्या इस तरह सीन सच पे थे क्या, जब वो वाला सीन था मंत्री जी से मिलने जाते हैं, नेताजी चप्पल उतार के मंत्री जी को बजा देते हैं? नहीं, छात्र संघ अध्यक्ष कुछ भी कर सकता है। अच्छा। हाँ, छात्र नेता कुछ भी कर सकता है। एक सीटी पे पूरा घेर लेते हैं। एकदम एक बिल्कुल। हम कैंपस में जाया करते थे, तो ऐसे कुछ लीडर थे मेरे साथ के, कि हम घुसते 2-4 लोग थे, निकलते 2-4 हजार थे। अच्छा। जब हम आंदोलन करते थे तो सब करते थे, लेकिन घुसते 2-4 ही लोग थे और निकलते उससे हजारों की संख्या में थे। हमारे आंदोलन कभी उग्र नहीं हुआ, हम लोगों ने जबरदस्त आंदोलन किए, बड़े बड़े आंदोलन किए। आज इलाहाबाद में मुझे लगता है उससे बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। त्रिस्तरी का आंदोलन हम लोगों ने किया, मुलायम सिंह जी ने मुझको बुलाया, हम लोगों को बुलाया, कई लोगों को, एक समिति गई यहाँ से, उसमें मैं भी था। मैंने मुलायम सिंह जी के सामने अच्छे से प्रेजेंट किया, एक बड़े लीडर के सामने बैठने का पहला मौका। तो सब किया है, सब देखा है। छात्र संघ का नेता किसी दबता नहीं है, वो ना किसी को कुछ समझता है, वो उसी को सम्मान देता है, वो चाहे रिक्शा वाला भी हो, जिसकी नीयत अच्छी होती है, जिसके विचार अच्छे होते हैं। बाकी वो किसी को घंटा कुछ नहीं समझता। तो जैसे हासिल में दिखाया गया था कि जब इलेक्शन होता है तो जब वोटिंग के लिए कैंपेन होता है तो जो ब्राह्मण कैंडिडेट ब्राह्मण वोटर्स होते हैं उनको आर्थिक थाली पे कसम दिलाते हैं। सबके जाति के हिसाब से उनके वोट लेने के लिए तरीके हैं। नहीं, तो ये सही है क्या? ये देखिए, ये क्या है, जब आपका समय था तो इस तरह होते थे? नहीं, वो क्या है कि थोड़ा और पहले का वो दौर था। अच्छा। और चूंकि उस समय समीकरण अलग अलग हुआ करते थे, तो उस तरह की चीजें सुनी है मैंने, लेकिन होती थी कि नहीं ये तो मैंने भी नहीं देखी है। अच्छा। तो मैं इसको प्रेजेंटली नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे समय में ये होता था कि हम किसी बिरादरी के लड़के थे। जैसे मैं बादल को चुनाव लड़ा रहा था, पूरी 99% एक तरफ लोग थे, मैं एक अकेला बादल को चुनाव लड़ा रहा था। मुस्लिम हॉस्टल पे जाके मैंने बोला कि यार देखो ये लड़ाई सम्मान की है, पिछली बार जो मेरे साथ गलत हुआ उसका बदला लेने का मौका है, आप सबको साथ देना है। पूरा मुस्लिम हॉस्टल, मुझे लगता है शहर के हर कोने में उसने सपोर्ट खोजा, और खुलेआम पूरी भीड़ आई और पूरा सपोर्ट बादल को किया। एक हिंदू लड़के को मुसलमानों ने सपोर्ट किया। हमारे विश्वविद्यालय की यही संस्कृति है कि हम जात बिरादरी नहीं देखते, हम अपनापन देखते हैं। जहां हमारा अपनापन रहेगा वहां रहते हैं। कैंपस में थोड़ा कम हुआ है, समाज में भी कम हुआ है, लेकिन ये होना चाहिए। जो हमारा, जैसे मैं तो मानता हूं आज भी, कोई शेड्यूल कास्ट से है
कोई समान कास्ट से है, कोई हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे पंजाबी है, चाहे सिख है, जी। मेरा है अगर वो मेरे लिए खड़ा है तो मैं उसके लिए खड़ा हूँ। तो जब आपको चुनाव हो रहा था तो उस पे आपने अपने लिए कैसे अपनी तरफ लोगों को खींचा? जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि आर्थिक थाली वाला, तो कुछ ट्रिक्स बताइए जो जाने देखिए क्या होता है बिहाइंड द सीन, ट्रिक्स क्या तभी होता काम है। करती हैं हाँ हाँ। जब आप जो है पहले से जुड़े रहते हैं लोगों से। पता चला कि आप इनसे जुड़े नहीं हैं, आप मिल ही नहीं रहे हैं, मिले भी नहीं है, तो आपकी ट्रिक्स क्या काम करेंगे? ट्रिक्स तब काम करती है जब आप रेगुलर उनके साथ मिलजुल रहे हैं, बैठ रहे हैं, फिर आप उनको अपनी भावनाओं से, अपने विचारों से प्रभावित करते हैं। हमारे यहाँ दक्षता भाषण होता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक परंपरा है जी। और प्राचीर से भी एक भाषण होता है। यही तो भाषण जो है तय करता था कि चुनाव कौन जीतेगा। जिसकी बातों में दम, उसके विचारों में ताकत, उसकी सोच आगे की होती थी, वही उस भाषण के बाद लोग टिक करते थे, अरे ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, उसी भाषण से तय हो जाता। तो जब आप कह रहे हैं आपके समय में फिर ये सब भाषणों द्वारा होने लगा कि कौन कम्युनिकेशन स्किल पर आ गया कि कौन अपने तरफ खींच सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह कैंपेन नहीं हुआ आपके समय? नहीं, हर तरह का हुआ है। अच्छा। मैं बताता रहा हूँ, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा ये देखते थे कि पहले तो देखते कि तादाद किसकी बड़ी है। भाई जैसे आपका कुनबा कितना बड़ा निकला है, कितना बड़ा आपने नामांकन किया है, फिर आपके भाषण कैसे हैं, आपकी शैली कैसी है। फिर जैसे अब तो मुझे नहीं लगता कि होता था, उस समय तो हम किसी भी क्लास में जाए लड़के खड़े होकर हमसे सवाल किया करते थे। अच्छा। क्या आप बताओ पहले ये इसमें ऐसे कैसे, ये सब्जेक्ट पे ऐसे कैसे, हिस्ट्री पे पूछते थे, समाज के लिए पूछते थे। तो इस तरह की प्रेजेंटिंग अब नहीं होती, पहले तो खूब होती थी। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो कहा जाता है कि पूरे थिएटर बुक रहते हैं, शराब की बोतलों पे स्टिकर लगता है, जो चुनाव लड़ता है कि भैया को वोट दें, शराब जाती है। मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन और राजनीति का मतलब जो मैंने पहले सुना था और जो देखा था, हम खुद कहते हैं कि एयू वाले बेस्ट होते हैं किसी बैटल, लेकिन सिर्फ एक लड़का है, एक अपना छोटा भाई है शक्ति सिंह, जिसने डीयू में इन सब परंपराओं को तोड़ते हुए पूर्वांचल और यूपी और बिहार को एक करके चुनाव जीता था। इसके चुनाव में मैं खुद भी था स्वतः। और ये सब जितनी चीजें आप बता रहे हैं, इन सबसे परे हटके लोगों ने सिर्फ अपने समर्पण के लिए वोट किया तो शक्ति सिंह को। लेकिन उनके काफिले में भी तो कई सारी लग्जरी गाड़ियां थी। तो कैंपेन काफी गाड़ियां तो एयू में भी बहुत होती हैं, कौन रोक लेगा। अच्छा मैं जाऊं अगर प्रचार, मैं ही गया था तो मेरी ही गाड़ियां गई थी। एक वाक्य बताता हूँ आपको। शक्ति सिंह के चुनाव, मेरे छोटा भाई है मेरा, मतलब समझिए मेरे चाचा का लड़का है। शक्ति सिंह के चुनाव में मेरी गाड़ी गई थी पहले से। मैं उतरा और मैंने ऐसे हंसी मजाक हाथ चल रहा था, तो 5 7 10 गाड़ियां आती हैं, शक्ति आता है, बातचीत होती है, बाबू खूब मजबूती से तैयारी करिए ये वो। तो एक गाड़ी थी, उसमें खूब पूरी गाड़ी पे स्टिकर लगा हुआ शक्ति सिंह। उसके बोनट पे 2-3 लोग बैठे हुए थे। उसकी छत पे 2-3 लोग थे, और उसके बैक वाले जो वो होता है उस पे भी 2-3 लोग बैठे थे, और गाड़ी के अंदर भी 2-3 लोग बैठे थे। अच्छा। तो मैंने इस गाड़ी को देखा तो मैंने कहा, कह रहे यार क्या हालत है इस गाड़ी की, जिसकी होगी उसकी तो हालत मतलब बैंड बच जाएगी। तो शक्ति के बगल में एक अपना छोटा भाई था, वो खड़ा कहता भैया, मैंने कहा कि कहा, तो भैया आप ही वाली BMW है। और उसको देख के जो है वो दिल को धक्का वाला जो एक होता है ना कि हाँ यार मेरी BMW है। अरे वाह। और वो सच में वो पूरे स्टिकर से पटी हुई थी, पूरा ड्यू, पूरे लड़के जानते हैं कि वो। फिर तो कितना खर्चा आया फिर उसको डेंट हटवाने पे BMW? नहीं वो तो जो आया सो आया, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक मैं बता रहा हूँ सिक्वल की, मैंने बड़े प्यार से कहा जिसकी होगी बेचारे क्या हो, तो कहता है भैया आप ही की है। तो आदमी जब देखिए क्या है, पूर्वांचल का लड़का समान परिवार का लड़का होता है। जब वो चुनाव लड़ता है, जैसे एयू में भी समान परिवार के लड़के चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनको लड़ाने के लिए जो लोग जाते हैं वो सशक्त होते हैं, मजबूत होते हैं, वो अपने लोगों को बढ़ाना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि अब ये दौर नहीं है कि लोग किसी को बढ़ाएं, और वो चीज के लिए जो जिसका होता है वो समर्पित करता है। भाई मेरे पास 2 गाड़ी, एक ले जाओ, किसी के पास पैसा है भाई 10,000 आप ले जाओ, 5,000 ले जाओ, ये सपोर्ट करते हैं। सत्संग में यही होता है। जो आप बता रहे हैं, इसको वहां पे एक टर्म दिया गया है, बाबा कल्चर, डीयू पे। हाँ, बाबा कल्चर इन द सेंस कि जो बड़े नेता होते हैं उनका, जिसको आशीर्वाद प्राप्त रहता है, जैसे आपके कोई सीनियर हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको लड़वा रहे हैं, उसको बोलते हैं बाबा कल्चर। इस तरह तो इलाहाबाद में भी इस तरह होता था।
बिल्कुल होता था, बिल्कुल होता था। और एक नहीं 10-15 जगहों पे माथे टेकने पड़ते थे अच्छा। चुनाव लड़ने के लिए। हम्म। और उसका भी एक वो था कि सुल्तानपुर का कोई लीडर बड़ा है पुराना, हम्म। उसके पास 200-400 वोट है, उसके पास जाइए प्रणाम करिए। फिर कोई गाजीपुर का है, कोई बनारस का है, कोई बलिया का है, कोई जौनपुर का है। इस तरह के कुनबे थे, फिर हॉस्टल्स के कुनबे थे। अच्छा। और आपसे मैं आपके मंच पे साफ बता रहा हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ था जब मैं बादल को लड़ा रहा था। तो मैंने कहा ना 99% लोग एक तरफ थे, मैं एक तरफ था। बादल की किसी भी छात्र नेता के साथ सिंगल फोटो लगती थी, छात्र नेता की बस, या उसके जिस वो संगठन से लड़ रहा है उसका नाम। पहली बार हुआ था बादल के चुनाव में कि मेरे साथ फोटो लगाई गई थी, मेरी और बादल की। अच्छा। और उसके बाद जो है मठाधीसी यहाँ पे टूटना शुरू हुई और टूट ही गई। फिर किस हद तक इनका इन्वॉल्व रहते हैं जो बड़े नेता रहते हैं इलेक्शन के मैं बाद, बता रहा जीतने के बाद? मठाधीसी तोड़ना अलग बात थी। हाँ। मठाधीसी का मतलब ये हो जाता वो एकदम कैप्चर कर लेते थे, वो अलग बात है। लेकिन कुछ ऐसे सीनियर थे जो आशीर्वाद देते थे, वो सपोर्ट करते थे, वो रास्ता बताते थे। जो मैंने कहा ना कि बड़ी पॉलिटिक्स में भी कमी है अभी इस चीज की। मठाधीसी तो हो रही है कि आप उनके दरबार में जाइए, उनको प्रणाम करिए, वो आपको अपना सानिध्य दें, अलग बात है। लेकिन जो सीनियर हमारे थे, जो हमारा आशीर्वाद देते थे, जो हमको रास्ते बताते थे, जो लड़ने के तरीके, जबकि मेरे चुनाव में मेरे सीनियर तो मंच से लेके बाहर तक नारे लगा रहे थे, बड़े सीनियर जो आज भी मुझसे जुड़े हुए हैं। और उन्हीं का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ तक, मुझसे मन्ना सर हो गए, धर्मेंद्र सर हो गए, पिंटू सर हो गए, शाही सर हो गए। और मतलब इस तरह के मेरे कई सीनियर थे जिनके कारण मैं आज, विवेक सर हैं, ऐसे कई सीनियर थे जिनके कारण मैं चुनाव लड़ पाया, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैं खड़ा हुआ। फंडिंग कैसे होती है? अगर कोई जैसे चंदे से, पार्टी से लड़ता है तो क्या पार्टी भी पैसा देती चंदे है? से, बिल्कुल चंदे से। छासंग चुनाव चंदे पे। पार्टी नहीं पैसा देती एक भी? नहीं, पार्टी तो मैं लड़ा नहीं हूं, मैं तो इंडिपेंडेंट ही रहा। लेकिन जानते तो होंगे ना? मैं पार्टियां कितना करेंगे, लेकिन चंदा, छासंग का चुनाव चंदा, जो हमारे बड़े अधिकारी हुआ करते थे, एक कल्चर था कि वो हम उनके पास जाएं या वो हमारे पास आते थे तो जेब से निकाला, जो भी उनके मन में हुआ, जो भी उनकी कमाई का हिस्सा उनको देने का मन हुआ, वो सीधे हमारी जेब में डाल के चुनाव लड़ो, हम हैं। अच्छा। तो इस तरह का आशीर्वाद मिलता था हमें। तो कल्चर काफी देखने में अट्रैक्टिव लगता होगा कि क्या, मतलब बहुत 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 कितना शानदार कल्चर है कि मैं बता रहा हूँ, मैं बादल चुनाव लड़ा रहा था और मैं फील्ड में खड़ा होकर सबको मैनेज कर रहा था, इधर उधर चुनाव का चल रहा था। सीनियर आते थे, सोनू ये रख लो, सोनू ये, मेरी जेब ही भर गई थी। अच्छा। क्योंकि अभी जैसे दूर से कोई देखता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स तो उसको डर लगता है कि थोड़ी क्रिमिनल टाइप की, मतलब कुछ भी कह सकते हैं कि इस तरह का वो गया एक मैसेज गया कि यहाँ मैं बता रहा हूँ, गलत मैसेज गया। हाँ। छासंग चुनाव बंद हो गए 18 में, ठीक है, चल रहा है 25, खत्म होने वाला है 26 आ रहा है। कहते हैं छासंग चुनाव से पढ़ाई पे असर पड़ता था। मुझे बता दीजिए पिछले 6-7 साल में यूं में से किसने टॉप कर दिया, आईएएस बन गया या कितने पीसीएस बन गए जी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीच में भी चुनाव बंद होते रहे। चुनाव से व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो निखरता है। जो बच्चा 10 महीने पढ़ाई करता था वो 1.5-2 महीने में एंजॉय करके दिमाग को अपने इतने हाई लेवल पे ले जाता था, इतना उसको एग्रेशन समझ में आता था कि किस तरीके से हमें समाज प्रेजेंट करना है। चुनाव बहुत सी चीजों को जोड़ता था, दोस्त जुड़ते थे, इसी बहाने कई लोग जुड़ते थे जो बाद में पढ़ाई में काम आते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव से कोई ऐसी बात होती थी। और दूसरी चीज ये है कि एयू की जो इधर की स्ट्रेटजी रही है वो हम लोग के आसपास घूमती है कि इन लोगों का ऐसा ऐसा माहौल रहा, ये रहा वो रहा। अरे भाई, स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई आएगी तो लड़ेंगे। एयू का कल्चर है। मैं आज भी बता रहा हूँ, मैं भी कुछ दिन पहले गया था, एक बड़े अधिकारी से मिलने गया था, डिप्टी डायरेक्टर थे। मैं उनसे मिला तो उतना उनका लगाव नहीं था। जैसे मैंने कहा सर मैं आपकी यूनिवर्सिटी का हूँ, वो सीनियर थे हमारे। अरे फिर उसके बाद उन्होंने, अरे लगा घर के जैसे लग रहा है। और ये कल्चर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, जो भी सीनियर हमारा जहाँ होता है वो हमें बहुत प्यार देता है, नो डाउट, आउट ऑफ वे जाके प्यार देता है, हमारा सपोर्ट करता है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा कल्चर पूरी दुनिया में कहीं नहीं। एयू की राजनीति संस्कृति को लेकर जमीन से इतनी जुड़ी हुई होती है, इतना कल्चरल होती है एक दूसरे से लेके, कि जब वो चुनाव यहाँ होते थे, अगर उस दौर होता कि वो वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पे कैप्चर होते तो आपको देखने को मिलता है कि जैसे मैं चुनाव लड़ रहा था तो मेरे हॉस्टल में जब नामांकन के लिए भीड़ निकल रही थी तो हिंदू हॉस्टल से मेन कैंपस के पीयूसी तक पूरी भीड़ थी, एसएसएल गेट तक भीड़ टूटी नहीं थी, भीड़ थी। मेरे यहाँ 800 के ऊपर साइकिलें खड़ी थी। उसके लिए मैंने 5 लड़के रोक रखे थे कि तुम देखना ये साइकिलें कहीं गायब ना हो। भाई लड़के दूर दूर से नामांकन में आए थे, मतलब इसका समझिए साइकिल से आए थे, कई बाइक से आए थे, कई 4 व्हीलर लेके आए थे घर की।
तो ऐसा नहीं है, सपोर्ट तो ऐसे ही करते हैं लोग। सीनियर्स अपने लोगों को कह के गाड़ियां भिजवाते हैं। बड़े जो लीडर हमारे संपर्क में रहते थे वो हमको गाड़ियां भेजते थे कि भाई हमारा लीडर एक नया पैदा हो रहा है, इसको खड़ा करना है। तब सोच ये होती थी कि समाज के लिए कोई अच्छा लीडर आ रहा है, इसको प्रेजेंट करना है। अगर इसकी सोच अच्छी है तो हर आदमी उस तरीके से उसको पुश करता था। अब वो नहीं है। वही मैं अंतर आपसे बता रहा था कि पूर्वांचल के बाहुबलियों में ऐसा कोई लीडर नहीं है जो कि नई लीडरशिप को खड़ा करे। और 25-30 साल उनने तो चला लिया है, आने वाला 25-30 साल कौन चलाएगा? जी बिल्कुल। राजनीतिक जो समीकरण खत्म हो रहे हैं उनको कौन देखेगा? आज के दौर में जो सामाजिक राजनीतिक ज्ञान खत्म हो रहा है उसको कौन देखेगा? अब कोई नहीं रह गया इस तरह की प्रेजेंटिंग। पहले एक जिले में 10 नाम हुआ करते थे पॉलिटिकल ताकत के। बिल्कुल। अब नई पीढ़ी में तो आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप 10 नाम भी गिन नहीं पाएंगे ठीक से। सही कह रहे हैं। जैसे इलाहाबाद के बारे में फेमस है कि यहाँ बम बहुत बढ़िया बनाते हैं, तो आपको आता है बम बनाना? देखिए क्या है, पटाखे जो थे यहाँ के, वो पहली बार जो प्रेजेंट आया था तो असेंबली में बम फोड़ा गया भगत सिंह द्वारा। फोड़ा गया ऐसा कि उससे किसी को घायल हुआ? नहीं, संदेश के लिए था। मैं बोल रहा हूँ वही, यही परंपरा थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। वो पटाखे फोड़े जाते थे, कुछ लोगों ने उसको गलत किया। जैसे भाई हर चीज का पक्ष विपक्ष और अच्छा बुरा होता है। अब वो प्रेजेंटिंग यही होती थी बस कि हम हैं, वो धमक के लिए होते थे, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होते थे। लेकिन उसका जब गलत यूज हो गया तो उसको निश्चित रूप से रोक देना चाहिए, और उसको शासन प्रशासन ने रोका भी है। आपको आता है? आपको आता है बनाना? नहीं, बम मैंने बनाना नहीं सीख पाया मैं। और चूंकि मैं ऐसे प्रोफेसर और पढ़े लिखे अपने सारी कम्युनिटी के आसपास रहता था कि इन चीजों का मौका मुझे कभी नहीं मिला। लेकिन यह है कि इलाहाबाद में रहने वाला व्यक्ति बम के बहुत करीब रहता है। कभी फोड़ा है कि नहीं? नहीं, फोड़ा है, हर दीपावली फोड़ते हैं। नहीं वो वाला नहीं, जो इलाहाबाद का डिब्बे वाला बम है, बस वही जर्दक डिब्बे वाला फोड़े हैं। हाँ, धमक वाले तो फोड़ने के लिए सब प्रशासन भी अलाउ। जो एक हॉस्टल पे कब्जा हो जाते हैं इलाहाबाद के सीनियर्स द्वारा, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, कब्जे नहीं होते थे, कब्जे बाद में होने लगे, वो गलत भी हैं। लेकिन अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो वीसी महोदया हैं, जिस तरह की उन्होंने व्यवस्था की है, उन्होंने हमारे कल्चर को खत्म कर दिया। मैं इसका विरोध करता हूँ। उन्होंने सीनियरिटी यूनिटी को खत्म कर दिया एकदम। अच्छा। पहले क्या होता था, हमारे एक ही हॉस्टल, जैसे मैं हाल एंड हाल का रहा, फिर मैं हिंदू हॉस्टल का एडमिट रहा, मैं इलेक्शन हिंदू हॉस्टल लड़ा। हाल एंड हाल में क्या होता था कि हम जब सुबह उठते थे तो हमारा सीनियर हमको उठाता था। अच्छा। हमारा सीनियर हमको वॉच करता था। जब हमारे आसपास हमारा सीनियर होता था तो हमें लगता था कि अरे यार, मतलब एक फादर की तरह जैसे बच्चे को अपना पिता संभालता है, उस तरह हमारा सीनियर हमको संभालता था। क्लास करना है तो भेजना, पढ़ने जाना है तो भेजना, अगर कोई अदर एक्टिविटी उसमें एक्टिव रहना, कुछ नया सीखना है तो कमरे में बैठा के सिखाना, ये हमारा सीनियर करता था। तो वो सीनियरिटी यूनिटी का कल्चर ऐसा था कि मैं आज भी मेरा सीनियर मेरे सामने आ जाए तो मैं खड़ा होकर बात करता हूँ या हाथ पीछे कर लेता हूँ, गर्दन मेरी थोड़ी झुक जाती है उनके सामने सम्मान में। ये कल्चर हमारी यूनिवर्सिटी से खत्म हो गया। उसका दुर्भाग्य ये है कि कैंपस की स्थिति बहुत बुरी है, और लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये कल्चर हमारा जो खत्म हो रहा है सीनियरिटी यूनिटी का, ये उचित नहीं है, ये बहुत नुकसानदायक है समाज के लिए। अच्छा, तो क्या रैगिंग होती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे? रैगिंग नहीं होती थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की रैगिंग मैंने भी दी, जिसको आप रैगिंग कहते हो, रैगिंग नहीं होती था। एक अंदर की प्रतिभा को निखारने का बच्चा, मान लीजिए 12th करके किसी गांव से निकला, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आ गया, यूनिवर्सिटी आया, वो उसे क्लास करने जाना है, समाज में सड़क पे चलना है, हर तरह के तबके से मिलना है, ठीक है, तो उसके लिए उसको निखारते थे। जैसे रात में उठा दिया, ठीक है, रात में उठा दिया, ठंडी में एकदम बढ़िया उठा दिया, चलो आज तुमको दौड़ना है। हाँ। उसके लिए तो अच्छा है ना दौड़ना है। रात में? हाँ, रात में भी उठा दिया, या कोई काम करना है तो सीनियर उसको बहुत अच्छे से कराते थे, मतलब कोई बदतमीजी नहीं होती थी। मैं एकदम दावे से कह रहा हूँ और 100% कह रहा हूँ कि किसी भी हॉस्टल में कभी किसी तरह की अनर्गल हरकत नहीं हुई होगी, किसी भी की। दिक्कत क्या हुई कि कुछ लोगों ने उसका दुरुपयोग किया। निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि हर पक्ष विपक्ष होता है, तो एक दुरुपयोग भी किया लोगों ने, गलत पक्ष भी था। लेकिन हमारा जो अच्छा सीनियर था वो हमें पढ़ाता था, डांटता था, समझाता था और निखारता था। खेलना कूदना, भड़क खोलना, आपस में बात करने के लिए बहस करना, बतियाना। फिर वो ही सीनियर हमको, जब हम सुबह उठते थे और क्लास करके लौटते थे तो हमें शाम को चाय पानी नाश्ता कराता था। ये कल्चर था उसका। अच्छा। कि अगर उसने डांटा है तो वो शाम को नाश्ता भी कराता था। अच्छा।
और अगर सीनियर हमारी चाय की दुकान पे है तो हम गए तो पैसा हमें देना ही नहीं, सीनियर ही देता था। चाहे ये जितना culture- बिल हाँ, बने। चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे उसके बेचारे सीनियर की महीने भर की तनख्वाह चली जाए लेकिन वो ही देते थे। ये कल्चर हमारा था, हमेशा रहा। आपका एक्सपीरियंस क्या था रैगिंग का? जो आपकी रैगिंग ली गई, क्या था वो एक्सपीरियंस, बताएं जरा। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और शायद जो भड़क शरीर के अंदर एक डर होता है खुली, तो वो एयू की रैगिंग नहीं उसे कहेंगे। मैंने कहा ना कि एक दूसरे को समझने के लिए जो प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया उन्होंने जो की थी उसमें बहुत मन खुला। सुबह उठा देना, दौड़ाना। अच्छा, दौड़े आप? दौड़ा। फिर जो है सीनियर है, खड़ा तो कह दिया खड़े रहो, अभी आ रहा हूँ। पता चला वो आया ही नहीं, 1 घंटा हम खड़े ही हैं। अच्छा। तो फिर आया, अरे खड़े हो, आओ चलो चाय पिला लाएं। तो ये उनके बहुत तरीके होते थे। जैसे पहले आप सोचिए, एकलव्य का और अर्जुन को और जिनको भी गुरुओं ने शिक्षा दी तो बहुत तप लेते थे ना। तो ऐसे हमारे सीनियर हमारा तप लेते थे। जैसे एक अवध ओझा जी, आप शायद जानते होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने, उनका एक वीडियो, वो कह रहे थे कि जब मेरी रैगिंग हुई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो मैंने कट्टा निकाला बैग से। मैंने कहा हाँ भाई बताओ। तो इस तरह आप क्या लगता है, ये फेक है कि रियल है? अब अवध ओझा सर ने जो किया होगा वो अवध ओझा सर जानते होंगे। हाँ। पर एयू में किसी जूनियर की हिम्मत नहीं कि वो सीने के सामने कट्टा निकाले। ये सब चीजें तो हो ही नहीं सकती। तो अवध ओझा जी फेंक रहे हैं। कह सकते हैं भाई, उनके साथ क्या हुआ वो तो वही जानते होंगे। मेरे साथ नहीं हुआ, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। ना आपने देखा कभी? हाँ, मैंने देखा है। अच्छा, इलाहाबाद में सूखे नशे बहुत हो रहे हैं आजकल। दुर्भाग्य है, अगर हो रहे हैं तो दुर्भाग्य है। लेकिन मैंने कैंपस में जब तक मैं था, मुझे एक वाक्य याद है, मैं उस घटना को बताऊंगा भी। केपीसी के 3 लड़के थे, कैंपस में बैठ के स्मोकिंग कर रहे थे। और कोई करता नहीं था कैंपस में कभी स्मोकिंग। हाँ। कभी नहीं। मैंने कभी अपने करियर में नहीं देखा कि कोई नशा कर रहा हो कैंपस में। किसी की हिम्मत नहीं थी। हाँ। कोई अनर्गल टाइम बर्बाद नहीं करता था बैठ के। सीनियर डांट दिया करते थे, भगा देते थे कि हॉस्टल जाओ या रूम में जाओ या क्लास में जाओ। कोई इस तरह से नहीं दिक्कत। वो लड़का दिखा तो मैंने बोला कि क्या कर रहा है? मैं चुनाव प्रचार कर रहा था। तो सिगरेट पी रहा था, उसने हाथ नीचे कर लिया। इतना तो किया सम्मान की, नीचे कर लिया। मैंने कहा वो क्या है? कह सर सिगरेट है। क्यों पी रहा है? आप क्यों पी रहे हो सिगरेट? तो कह रहा है कि सर मेरे पापा भी पीते हैं, मैं भी पीता हूँ। अच्छा। मैंने कहा तुम्हारे पापा पीते होंगे, तुम पीते होगे, यहाँ हमारे कैंपस में जूनियर नहीं पीते, इसको फेंको मुर्गा बनो। अच्छा। तो मेरे साथ वालों ने कहा इलेक्शन चल रहा, नेता गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, ये तो हमारे कल्चर के परे है, हमें वोट मिले ना मिले, नियम है तो है। मैंने कहा बन मुर्गा, बनवाया उनको मुर्गा। अच्छा। सिगरेट फेंकवा दी, मुर्गा बनाया। 5 मिनट मैंने कहा उठो। मैंने कहा जाओ, मुझे वोट नहीं करना, लेकिन दोबारा सिगरेट पीते मिल जाओगे तो अगली बार मारूंगा। तो ये सीनियर का एक वो था डर, हमेशा हमको भी रहा, हमारे जूनियर को भी होना चाहिए, आगे भी होना चाहिए पीढ़ी में। वो कहा ठीक सर। वो चला गया केपीयूसी। वोटिंग के दिन वो मुझे याद है 30-40 की संख्या में उधर से मेरा नारा लगाते हुए निकला। अच्छा। आया और कहा सर किसी ने तो डांट के कहा कि मैं तेरा सीनियर हूँ, ये गलती है, तुझे नहीं करनी चाहिए। सर वोट तो आपको देंगे। और सबने वोट दिया। तो अच्छी यादें वो सब जुड़ी हुई हैं। और मुझे लगता है कल्चर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में होना भी चाहिए। इलाहाबाद में पढ़ाई के स्तर पर काफी पीछे जा रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं है, जो मतलब पुरानी लेगेसी थी वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही उसका कारण बता रहा हूँ। उसका सबसे बड़ा कारण है जो पहले प्रोफेसर हुआ करते थे, जो पढ़ाई का तरीका था, अब सब प्रोफेशनल हो गया है। किसी ने क्लास 1 घंटा की, उसके बाद उसको कोई फर्क नहीं। पहले जो प्रोफेसर 35-40 मिनट 1 घंटे क्लास लेने जाता था, वो 2-2 घंटा 3-3 घंटा पढ़ा दे। उसका मन रम गया, क्लास का माहौल बना हुआ है, वो 2 घंटा पढ़ा दे रहा है। वो ही नहीं देखता कि अरे मुझे घर जाना, वापस जाना, निकलना, ये सब कुछ नहीं। 2 घंटा पढ़ा दिया, 3 घंटा पढ़ा दिया, निकल के पढ़ा के। कोचिंग्स बहुत कम थी, तो आपको सेंट्रलाइज होकर पढ़ने के लिए आपस में वार्ता करके पढ़ना, चीजें किताबें लेके कमरे में पढ़ना, डिस्कशन करना। निखार जो आना ना, मैंने कहा ना, आप जिसको लोग रैगिंग कहते हैं, मेरे को निखार आना, तो वो आपस की चर्चाओं से निखार आता था। पढ़ाई का स्तर इतना अच्छा था कि बड़े लेवल के जो लीडर थे, अरे लीडर कह रहा हूँ, जो स्टूडेंट थे, मुझे तो याद है अच्छे से कि कोई ये नहीं कहता था कि किस लिए आए हो। तो कोई कहे कि एसएससी करने आए हैं, दरोगा बनने आए हैं, सिपाही बनने आए, बनने कोई नहीं आता था, यूपीएससी करने आते थे लोग। अच्छा। मैं कैंपस में था, मैं हिंदू हॉस्टल था, मैं लड़कों से पूछता था, ऐसे मैं पूछ रहा था, मैंने कहा पूछा क्या बनने आया? क्या भैया दरोगा बनने आए हैं, सिपाही बनने आए हैं। अच्छा। उठाया लाठी, मैंने कहा कि इधर आओ, हाथ खोलो, 2-2 लाठी मारी। मैंने कहा जब तुमको दरोगा सिपाही बनना है, घर जाओ, पिता का पैसा मत बर्बाद करो, वहीं से पढ़ो, वहीं फील्ड में दौड़ो और दरोगा बन जाओ।
यहाँ आने की जरूरत नहीं, यहाँ यूपीएससी करने आते हैं। वो लड़का आज जो है सीईओ है, अच्छा, नाम क्या है उनका? अरुण सिंह नाम है उसका, सीईओ है। और अब वो कहता है भैया ने मुझको हिंदू में जब मारा था तो मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे सीईओ बनना है। वो पीसीएस बना। और भी मेरे साथ के साथी हैं जो मुझसे जैसे बात होती थी आते थे। अमित सिंह थे, इस समय सीईओ हैं। तो जैसे चर्चा हो, कुछ बात हो, तो मैं कहता था यार संघर्ष करो, संघर्ष करना, हम सब संघर्ष के भाई, विश्वविद्यालय मतलब संघर्ष, हम प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को संघर्ष से, मेहनत कीजिए सफलता मिलेगी, और मिली लोगों को, ऐसा नहीं है। और भी लोग हैं जो सीईओ हुए, कोई इंस्पेक्टर हुआ, कोई एसडीएम हुआ, कोई आईएएस भी हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, कल्चर थोड़ा इधर जो पढ़ाई का डाउन हुआ उसका कारण मुझे ये लगता है कि जो बृहत्ता थी ना भाई, माइंड हर चीज को एक्सेप्ट करता है। और आप जब पढ़ाई को लेके चलते हैं तो 8 घंटा पढ़ाई दुनिया कहती है, 10 घंटा पढ़ाई, 2 घंटा आराम, 2 घंटा जो है थोड़ा सा रिलैक्स, तो वो चीजें अब नहीं हो रही हैं। अच्छा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के समय की सबसे कोई बेस्ट मेमोरी है जो आपको हमेशा याद रहे? भरी पड़ी है, इतनी है, मुझे याद है कि एक एक करके बताऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा। अच्छा, बहुत सी हैं। नामांकन मेरा बहुत जोरदार था, लड़के पेंट उंट करके अपने आप को आए थे, लिख के आए थे नाम, और भीड़ पूरी थी लोगों का। उस समय तो सोशल मीडिया होता नहीं था, सोचो आप, कहवाना होता था कि भाई फला कह दो नामांकन है, आना है, तो भीड़ पूरी मोहल्ले से चली आ रही है, लड़के जो पूरी डेलीगेसी चले आ रहे हैं, हॉस्टल चले आते थे, लड़कों का प्रेजेंट करना, लड़कों का 10, 100, 50 देना, लड़कों का जो 2000 पाते थे वो 100 रुपए भी दे रहा है तो बहुत बड़ी बात होती थी। जी बिल्कुल। 2012 में ऐसे वो आई, भैया चुनाव लड़ना, ये लीजिए हमारी तरफ से, तो ये बहुत मायने रखता था। अफगान के बहुत लड़के थे, 160 लड़के थे अफगानिस्तान के। अच्छा। और एक मैटर हुआ था यहाँ पे कनलागंज में, मारपीट हो गई थी आपस में। हाँ। तो जिस तरीके से मुझसे बन पाया, मैंने उसको संभाला। तो जो उनका लीडर था, जो लड़का था, वो वहां के किसी बड़े लीडर का लड़का था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त बना वो। इधर जब से थोड़ा सा हट गया सब कुछ, तो मेरी उससे बातचीत नहीं हो पाती, नंबर भी मिस हो गया, अदरवाइज हमारी बहुत बात होती थी, हमारी बहुत अच्छी। नाम क्या था उनका? मैं तो अली अली बोलता था, पूरा नाम तो मुझे भी नहीं याद आ रहा। और हम अच्छे मतलब क्लोज हो गए थे बहुत ज्यादा। और उन 61 ने उस लड़ाई के बाद मुझे वोट किया। उन्होंने कहा कि हम आपको मानते हैं लीडर, और वो बहुत सम्मान करते थे, जहां भी दिख जाए सम्मान करते थे। वो जहां भी होंगे वो मुझे हमेशा याद रहेगा, वो याद रहता है। और कैंपस की बहुत सी यादें हैं, छात्रसंघ की बहुत सी यादें हैं। कोई ऐसी कि जिसपे प्रैंक किया हो किसी के साथ, या कोई मस्ती की हो? नहीं, ये सब नहीं, क्योंकि देखिए छात्रसंघ की मर्यादा होती थी। नहीं, जब आप शुरू से तो छात्र संघ में मैं तो शुरू से छात्र संघ हो गया ना, मैं तो शुरू से आपका लक्ष्य एकदम क्लियर था। एकदम क्लियर हो गया था कि अर्जुन की तरह। हाँ, एकदम करनी है। एक चीज बड़ी अच्छी थी कि मैं WH गया था, और मैं जीवन में 2 ही बार WH गया हूँ। एक बार प्रचार करने, और एक बार जब मैं जेल से छूट के आया था तब सबने स्वागत किया, तभी 2 बार गया। उसके बाद कभी ना WH की इस पार गया ना उस पार गया। बहुत सी लड़कियां, सब मेरे मदर उधर पहले से प्रचार कर रही थी, वहां खड़ी थी सब लोग, बहुत देर तक वेट किया था सबने। मैं चूंकि रैली निकली हुई थी, तो रैली तो जब टाइम से पहुंचेगी तभी होगा। तो उन्होंने कहा कि 1-2 घंटा लड़कियों को वेट कराने का मतलब समझते हैं? तो मैंने कहा हाँ, मैं ये समझता हूँ कि ये वोट मुझे कोई पड़ेगा, इसलिए मुझे मेरा वेट हो रहा है। तो वो एकदम खुश होकर ताली सबने बजाई। फिर बहुत सी चीजें पूछना, आपस में बातचीत करना। एक बार लोगों को WH बता दीजिए। WH मतलब वुमेन्स हॉस्टल, क्योंकि जो नहीं है। हाँ, वो वुमेन्स हॉस्टल की बात कर रहा हूँ मैं। 2012 में 2-3 जगह मेरी गढ़ मानी जाती थी। हाँ। जैसे कि WH हो गया, और मुस्लिम हॉस्टल हो गया, और जो है हिंदू हॉस्टल हो गया, ये सब मेरे गढ़ माने जाते थे कि वो पूर्णतः मेरे। कमजोर कहाँ थे, कौन से हॉस्टल पे? नहीं, कमजोर तो देखिए कोई ना कोई कहीं ना कहीं होता ही है, क्योंकि किसी न किसी नेता का निश्चित रूप से वहां पे एक अच्छा वर्चस्व होता था। लेकिन मेरे समर्थक हर जगह थे, इसकी मुझे खुशी रहती थी कि मैं कहीं भी ऐसा लगा रही है तो बहुत कमजोर नहीं, ऐसा नहीं लगता था, मजबूत थे हर जगह। वो चौराहा कौन सा है जिसपे स्टूडेंट लीडर की सबसे WH के पास ही लड़ाई होती है? हाँ, वो चौराहा WH के पास ही है ना। तो उसपे आपके बैनर रहते थे कि? हाँ, नहीं रहते थे, दूसरों को नहीं लगने देते थे? नहीं, ऐसा नहीं है, लगते थे। कहा जाता है जहाँ जिसका बैनर WH के सामने लगा वही। नहीं, ऐसा नहीं था। मैंने, आप यकीन मानिए कि बैनर को लेकर लड़ाई हुई थी, लोग इस तरह का सोचते हैं, लेकिन बैनर को लेकर कोई लड़ाई नहीं हुई थी। अच्छा। लड़ाई छात्रसंघ की कुछ मर्यादा थी उसको लेकर हुई थी, और वो विवाद लंबा हो गया था। खैर वो घटना भी बड़ी हुई, फिर उसके बाद बहुत चीजें होती रही, लेकिन कोई ऐसा बैनर, मैंने उसके बाद बैनर लगाया भी नहीं, मेरे चुनाव मैंने बैनर नहीं लगाया। अच्छा, जैसे कोई 20 साल का है लड़का जो फ्यूचर पे पॉलिटिक्स पे जाना चाहता है, तो
उसको क्या कहेंगे कि वो अध्यक्ष कैसे बन सकता है, किसी भी यूनिवर्सिटी का टिकट कैसे ले सकता है? छात्र संघ चुनाव तो हो नहीं रहे हैं, लेकिन होने चाहिए। हाँ, मान लीजिए ये फ्यूचर दुर्भाग्य है, होते भारतीय हैं। राजनीति का दुर्भाग्य, क्योंकि छात्र संघ ने बड़े बड़े लीडर्स दिए हैं जो अब नहीं निकल रहे हैं। और नई यूथ से मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए सोशल मीडिया के दिखावे से दूर रहिए, सामाजिकता में आप शामिल होइए, विचारों को पढ़िए, समझिए और ये लागू करिए अपने जीवन पे कि हमें एक अच्छा लीडर बनना है तो हमें समाज में रह के बनना है, सोशल मीडिया पे नहीं बनना है कि 4 लोगों को कम्बल बांट दिया, फोटो खींचा, उसको डाल ही रहे हैं साल भर। हम जो करने जा रहे हैं कोई और कर रहा है उसको देख के करें, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने विचारों को अच्छा मजबूत करना होगा, एक विचारधारा अपनी लानी होगी और उसी पे काम करना होगा। कैसे कनेक्ट करें, कैसे अध्यक्ष बने, उसका थोड़ा रोड मैप बताइए। देखिए अध्यक्ष कैसे बने, कोई भी अध्यक्ष या राजनीति कैसे करें, हाँ, विधानसभा कैसे जाएं, तो नए लड़कों से मेरा यही कहना है कि देखिए आज का दौर आर्थिक हो गया है और पार्टी दौर ज्यादा हो गया, लोग पार्टी के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित हो गए हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। नई पौध को मौका दीजिए, नए लोगों को मौका दीजिए, नए लड़कों को मौका दीजिए और मैं पूर्णतः इसके समर्थन में रहता हूँ कि नए लड़कों को आना ही चाहिए। और उनको क्या करना चाहिए कि प्रेजेंटली पहले अपनी विचारधारा तो है ही है और आपको समाज में जाके रहना पड़ेगा, लोगों से मिलना होगा, लोगों के सुख दुख को समझना होगा, उनकी समस्याओं के लिए लड़ना होगा और जिस चीज की सुनवाई नहीं हो रही है उसके लिए लड़ना होगा। भाई आप प्रेजेंट करेंगे तभी लोग आपको पसंद करेंगे और प्रेजेंट आपका इतना स्ट्रांग हो कि लोगों को महसूस हो कि नहीं ये बेस्ट है, तब तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर टिकट कैसे मिलेगा? अरे ये तो मुझे नहीं मिल रहा तो मैं क्या बताऊं कैसे मिलेगा। देखिए आज के दौर में जो है ना, मैंने बताया आर्थिक युग हो गया है, पार्टियों का भी अलग हाल है, चुनाव लड़ने वाले लोग अलग हो गए हैं। हाँ, टिकट कहिए मैं चुनाव लड़ूं, बाहर ही किसी को बड़ा पैसा वाला उसको टिकट दे दें। मैं पिछले जैसे चुनाव लड़ा, फिर मैं 4 साल से मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे क्षेत्र में तो अभी तक बहुत ज्यादा लोग नहीं कर रहे, अब दिखना शुरू हो जाएंगे, चुनाव आ रहा है, 5 साल तो कोई नहीं दिखा, अब दिखेंगे। तो उस हिसाब से तो मैं पहले दूसरे नंबर पर होना चाहिए मेरी गिनती। 3 पार्टियां मुख्य हैं, 4 पार्टियां, उनमें से किसी न किसी पार्टी को चूज करना चाहिए कि भाई ये मेहनत करें, इनको टिकट दिया जाए। ऐसा सब अब कुछ होता नहीं, अब तो होता है कि भैया एक फर्जी सर्वे हो रहा है, फलाने को टिकट दे दिया, फलाने पता चला पूर्व सांसद का पुत्र है या पूर्व मंत्री का पुत्र है या फिर किसी इंडस्ट्रीज का पुत्र है। आजकल ये चल रहा है। अच्छे नेताओं को कौन टिकट दे रहा है? सही कहा। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा जो विवादित रहा 2012 इलेक्शन के बारे में। इलाहाबाद जो गोली कांड हुआ, आपको गोली भी लगी, उसके बारे में बताएं जरा, क्या हुआ था? दुर्भाग्य था, आपसी लोगों के मनमुटाव के कारण वो हुआ। मामला कुछ और था, मीडिया में कुछ और हुआ और वो घटना मेरे जीवन की बहुत बड़े परिवर्तन की घटना थी। उसके बाद मैंने बहुत कुछ सीखा और भरोसा टूटने का एक घटनाक्रम था, लेकिन मैं आज भी भरोसा करके चलता हूँ लोगों पे और मैं अपने लोगों को बहुत ज्यादा भरोसे में रखता हूँ कि मेरे लोग मेरे हैं और मैं कहता हूँ ना कि जो मेरा है वो मेरा है, मैं आज भी उसी पे जीता हूँ। घटना होनी नहीं चाहिए थी, घटना जब होती है तो दोनों पक्षों का कुछ ना कुछ होता है और उसके बीच में एक ऐसा असमंजस था कि कोई समझा नहीं पाया या कोई समझ नहीं पाया। सीनियरों ने प्रयास भी किया था, सीनियरों ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो चीजें बढ़ती चली गई और मेरे हिसाब से मैं सही हूँ, उनके हिसाब से वो सही होंगे। उस दिन का वाकया क्या हुआ था? उस दिन का वाकया ये हुआ था कि हम लोग जो है हॉस्टल से सारे सीनियर थे, मैं मेरे जूनियर थे, सबको लेके मैं एक घटना उसके एक दिन पहले हुई थी। एक लड़की के साथ थोड़ा सा मिसबिहेव हुआ कैंपस के अंदर इनरोलमेंट के समय, तो मैंने उसका उस समय विरोध किया। उस समय थोड़ी झड़क हो गई, तो मैं हॉस्टल आया तो मेरे दिमाग में भाई नेता आदमी के तुरंत विचार आता, अरे यार वहाँ पे महिला की एक टीम होनी चाहिए, महिला पुलिस होनी चाहिए, महिला काउंसलर भी होनी चाहिए। भाई महिलाएं बहुत, लड़कियां बहुत आती हैं, तो यूथ की जो गर्ल्स हैं उनके लिए एक अलग वो होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि लड़के लड़कियां एक जगह नहीं रहेंगे तो थोड़ा सा आराम से बेचारी, भाई उनको भी हिचक होती है, फर्स्ट ईयर की लड़की आती है, भाई इंटर किया तुरंत आगे, बेचारी हिचक होती है, लेकिन लड़की अगर सामने रहेगी तो अपनी बात रख लेगी। तो ये सब मैं पूरा मैटर बना के बढ़िया से तैयार होके मैंने कहा इस पे कल धरना करेंगे। तब तक मुझे फोन आ गया कि अरे चूंकि एक दिन पहले जो घटना हुई थी बहस, वो हमारे जो पहले के पूर्व संगीत साथी थे, वो ताराचंद में रहते थे। तो ताराचंद में रहते थे, तो
लल्ला चुंगी ताराचंद समझता था कि हमारा भाई, जो आपने जो कहा कि बैनर जिसका लग गया वही, तो उनको लगता था कि हमारा बैनर लग गया, तो मेरा पहले से लगा हुआ था। तो मैं तो हॉस्टल आ गया था, उन लोगों को लगा नहीं उस विवाद के कारण उसको हटा दें, तो हटाने पहुंच गए। तो जब हटाने पहुंचे फोन आया तो मैं भी पहुंच गया। मैं पहुंचा तो आपस में बहस होने लगी। तो मैंने कहा कि यार तुम लोग दोस्त यार हो और इस तरह अगर कर रहे हो, हटाना चाहते हो, अगर इसी से खुश हो तो ठीक, हटा लो, इसी को हटा लो, खुश रहो। मेरे सामने हटा, मैं गाड़ी में बैठा, मैंने कहा इसी से खुश हो तो इसी से खुश रहो, कोई बात नहीं। मैं चला, फिर मैं अपनी तैयारी में लग गया, जो मैंने नेताओं की तैयारी होती है कि भाई कल धरना करना है इसके खिलाफ की लड़कियों के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए, सुविधाएं। अब मैं उसका बढ़िया से लेटर लिखवा, मुझे अभी भी याद है, मेरे सीनियर से प्रमोद सर ने ही उसको लिखा बैठ के। हाँ, और उपाध्याय सर थे हिंदू हॉस्टल के, उन्होंने उसको मार्किंग की कि इसमें क्या क्या पॉइंट रखने हैं। हॉस्टल पूरा इकट्ठा हुआ, उस चीज़ को लेके हम लोग चले। और चले तो जैसे भाई, मैं सलोरी मेरा घर था, हॉस्टल मेरा हिंदू हॉस्टल था, बीच में लल्ला चुंगी पड़ता है, एकदम बीचों बीच। तो लोग सलोरी से भी चले, उधर से भी चले, तो ये हुआ कि तुम लोग लल्ला चुंगी रुकना, वहां से साथ में चल चलेंगे, प्रवेश भवन आगे था। अब उनको थोड़ा सा किसी ने मिसगाइड कर दिया लोगों को कि ताराचंद की अरे ऐसा ऐसा है, वो आ रहे हैं। अब उनका चूंकि मेरा हटा तो उनका फ्लैक्स लगा था, तो वो सोचे कि इनको हटाने आ रहे हैं। हाँ। ऐसा कुछ नहीं था, 1% भी ऐसा कुछ नहीं था। ये था कि सीधे चलेंगे, धरना देंगे। और हम सब निकले आए, अभी रास्ते में थे तो तक मालूम चला कि ताराचंद से लोग आ गए हैं। कुछ आके बहसा बहसी मेरे लोगों से जो यहाँ सलोरी से गए थे उनसे बहसा बहसी करने लगे। मेरा छोटा भाई भी था उसमें, वो ये भी कहा कि अरे भैया आप लोग अपने तब भी, तो लेकिन एक होता है माहौल, उसमें आदमी कर जाता है। मैं पहुंचा तो वो बहस बढ़ गई तो फिर घटनाक्रम हो गया। घटनाक्रम हुआ तो फिर जो है अफरा तफरी मच गई। लोग लेके मुझको हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने बोला कि 20 मिनट ज़्यादा जिंदा ही नहीं रहेगा। अच्छा। क्योंकि गोली ऐसे क्रॉस हुई थी कि उसमें मुख्य 5 अंग डैमेज मान रहे थे, वो ब्लडिंग हो रही थी। तो मैंने जब सुना था, उसमें भी एक वो था, मैंने जब सुना तो मैंने कहा ऐसा है डॉक्टर, कितना बोले 20 मिनट? नहीं 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 ऐसा नहीं है। उसको लगा कि नहीं सुनना है, मैं सुन लिया था। मैंने अपने भाई बुलाया, मैंने इधर आओ, मैंने पापा मम्मी फ़ोन करो जरा, बुलाओ 20 मिनट जरा मिल लूँ उनसे। मैंने कहा भाई साहब को बुला दो, मिल लूँ। तो मैं वेट करता रहा 10 मिनट बीत गया, 15 मिनट बीत गया। मैंने सारा 5 मिनट बताया, मैंने फिर बुलाया लड़कों को, अरे मैं 5 ही मिनट। वो इस तरीके से वो सिटिक चढ़ गया था दिमाग माइंड में कि अब 20 ही मिनट रहना है। डॉक्टर बोल दिया दिमाग में 20 ही मिनट, तो 20 मिनट का एक इशू चल रहा था। फिर जो है वो सब रोने लगे लड़के जो थे, अरे भैया ऐसे मत कहिए। मैंने कहा अरे नहीं, डॉक्टर ने कहा है। मेरे मुंह से गलती से निकल गया डॉक्टर ने कहा है। और जो है लड़के जो है सब टूट पड़े डॉक्टर की तरफ। मैं स्ट्रेचर पे, मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। तो फिर डॉक्टर मेरे पास आया, मैंने कहा बाहर। अच्छा, मेरे एक था कि बहुत प्यार था उन लड़कों को मेरे से, मैंने डांटा तो वो फिर खड़े हो गए। फिर लोग आने लगे, पापा आ गए, सब लोग मिले 20 मिनट बीत गया, 25 मिनट बीत गया। 25 मिनट बीता तो मैंने डॉक्टर को देखा, मैंने कहा जरा, मैं तूने कहा 20 मिनट, 25 मिनट हो गया, मैं जिंदा हूँ। हंसने लगा, कह रहा अरे सर मेरे, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, अभी पहले टेस्ट तो होने दीजिए। फिर मेरा टेस्ट हुआ तो मैं फिर जहां हूँ वहीं घड़ी देखूं, मैंने कहा तो 1 घंटा, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। तो उस दौर को भी मैंने देखा है। आप महसूस करके सोचिए, कोई कहे 20 मिनट जिंदा रहोगे और 20 मिनट टाइम घड़ी देखो, तो वो दौर कैसे बीत रहा होगा। अरे बहुत तो मैंने वो भी फील किया है। इसमें मिस हो गया कि गोली आपको कैसे लगी, कहाँ पर थे, किसने चलाई? ठीक है, वो जो हुआ सो हुआ। अब उसको मैं भी नहीं चाहता डिस्कस करना, और मेरे लोग भी नहीं चाहते, वो बातें पुरानी हो गई, लगी हुई घटनाएं होती रहती हैं, चलता रहता है। 2014 में फायरिंग का एक मामला हुआ था, वो क्या था? 2014 में घटनाक्रम इसी से जुड़ा हुआ था। मेरे पे मुकदमा था। आप पर मुकदमा था? नहीं, मेरा मुकदमा उन लोगों पे था। तो उस मुकदमे को बचाने के लिए एक घटनाक्रम हुआ, हॉस्टल में गोली चली, उसमें मेरा FIR में नाम डाला गया। अच्छा। हाँ, तो उसमें जो है मुकदमा लिखाया गया, तो क्रॉस FIR इसी के खिलाफ कि इसमें सुलह कीजिए, तो इसमें सुलह होगी तो मानेंगे आप। तो बहुत से बड़े बड़े लीडर्स, जिनको मैंने कहा ना कि बहुत बड़े बड़े लीडर्स का मेरे पे फोन आता था कि सुलह कर लो आप, मैनेज करो, अदरवाइज दिक्कत होगी। वो मैंने कहा मैं चाहे जितनी दिक्कत होगी, मैं बहुत स्वाभिमान को अपने हटा के नहीं रख पाता। मैंने कहा मेरा सम्मान स्वाभिमान तभी तक जिंदा रहेगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। मैं तभी जिंदा रहूंगा जब मुझे लगेगा कि मैं सही हूँ। और अगर मैं बात मान जाऊंगा, सुलह करूंगा, तो मैं किससे कहता फिरूंगा कि मैंने माफ किया है? वो कहेंगे अरे दब गया, डर गया, हार गया, खरीद लिया गया होगा। मैंने कहा इस तरह तो मैं रोज मरूंगा, इससे बढ़िया है जितना जो झेलना झेलेंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। और मैं 4 साल
इस मुकदमे में, फर्जी मुकदमे में जेल रहा। और मैंने एकदम हाँ शर्त नहीं मानी, मैंने बड़े बड़ों की शर्त नहीं मानी, मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं किसी का झुकेंगे। नाम बता सकते हैं जिनका फोन आया था? बहुतों का आया था, सब वो एक तरीके हिंट से, दे सकते हैं, नाम नहीं ठीक है, बहुत बड़े बड़े लीडर्स का, एक मेरी बिरादरी के बहुत लीडर्स का आया जिले था, का बहुत, नाम ले सकते हैं। बहुत से जिलों से आया था, प्रतापगढ़ से आया, जौनपुर से आया, बहुत से जिलों से आया था, धनंजय भैया, बनारस से आया। राजा भैया? नहीं 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 नहीं, धनंजय सिंह से मेरी कभी बात नहीं हुई। अच्छा, नहीं नहीं, कभी नहीं। राजा भैया? नहीं नहीं, उनसे भी मेरी कोई बात नहीं हुई। प्रतापगढ़ में आपके जाति के कौन से नेता हैं? अब इसके ज्यादा सर्कुलेट करने की जरूरत नहीं। रियलिटी में मेरी कभी सांसद जी से कोई बात नहीं हुई, धनंजय सिंह से मेरी कभी बात नहीं हुई, राजा भैया से मेरी कोई बात नहीं हुई कभी। और भगवान करें उन लोग हमेशा आगे बढ़ें और किसी न किसी लीडर को बढ़ाते रहें, चाहे वो जिस समाज का हो, अच्छा लीडर उसको बढ़ाएं। तो आप जेल इसी कारण से गए थे? मैं इसी कांड जेल गया था। जेल का अनुभव क्या था? जेल का अनुभव आप पूछेंगे तो बड़े अंदाज में दो चीजें होती हैं, एक तो दुख का समय होता है, हाँ हाँ, लेकिन मेरे समर्थकों से आप पूछेंगे तो कभी नहीं बताएंगे कि मैंने 4 साल मेरे चेहरे पे कभी मुस्कान ना रही हो। मैं हमेशा हंसते आता था, हंसते जाता था, इसलिए क्योंकि मैं खुश रहता था कि मेरा स्वाभिमान मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। ट्रीटमेंट अच्छा मिलता था क्योंकि आप लीडर रह ट्रीटमेंट चुके थे? जैसे देखिए क्या है कि जेल में 2 क्लास होती है। हाँ। एक होती है कि समान आपराधिक श्रेणी के लोग रखे जाते हैं जो शुद्ध अपराध करते हैं। एक होती है कि भाई समाज का अच्छा तबका है जो पढ़ा लिखा है या पॉलिटिकल है, उसको थोड़ा अलग रखते हैं, वो बी क्लास होती है। तो जेल जैसे ये दुनिया है, वैसे जेल की भी एक दुनिया है। जेल में उसी तरह का सम्मान और समाज का अंतर बटा होता है जिस तरह बाहर बटा है। जो पढ़ा लिखा है उसको उस तरह सम्मान है, जो जिस तरीके का है उसको उस तरीके का सम्मान मिलता है, और उसी तरीके से उसके साथ ट्रीट भी होता है। अगर गलत है तो गलत की तरह ट्रीट होता है। कैदी एक समान होते हैं जेल में। हाँ, ये अलग बात है कि किसी को थोड़ा सा भाई पढ़ा लिखा है या अच्छा उसका नेचर है तो थोड़ा सा उसको रियायत रहेगी, बस इतना अंतर रहता है। जेल में रुपया कितना चलता था जब आप थे? हाँ, जेल में रुपये जो सरकार लागू करती थी वो चलता था। नहीं, सबको पता है इतना तो, क्योंकि यूपी के लोग पॉलिटिक्स बहुत बतियाते हैं तो उनको पता रहता है, तो आप बता सकते हैं। नहीं ठीक है, जेल में जेल होती है। हाँ, वो तो जेल ही होती है। हाँ। शाम 7 बजे के बाद महसूस हो जाता है कि वो जेल है। आप चाहे जितना हंस के रहें, जो भी रहें, आप बंदी हैं तो बंद तो रहेंगे ही। बेड मिला था कि? सबको मिलता है बेड, सबको मिलता है। बेड इन सेंस की बिस्तर एक मिलता है सबको लेटने के लिए, सबको मिलता है। मुझे भी मिला था। किसी ने उस समय आपकी मदद की हो जब आप जेल पे थे? सबसे कठिन दौर था आपका? ओम प्रकाश सिंह। अच्छा। मेरे भाई दोनों, मेरा छोटा भाई कान्हा, मेरे बड़े भाई मोनू भैया, उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था उन 4 सालों में। मेरे पिता, और पॉलिटिकल सपोर्ट किसी का रहा तो ओम प्रकाश सिंह का, और बहुत दबा के रहा प्रशांत सिंह हंडिया विधायक का, मेरे मित्र हैं, बहुत सपोर्ट रहा इनका। उनका किसी का और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सीनियर्स का बहुत सपोर्ट रहा, भरपूर। वो चाहे उस जेल में खुद पोस्ट हो। अच्छा, सपोर्ट रहा। फिर तो आपकी दिक्कत ना रही होगी, क्योंकि दिक्कत इन सेंस कि मैं नशा करता नहीं, मैं 1 पैसे का नशा करता नहीं। दिक्कत इन द सेंस का मतलब कोई मेरी सुविधा इस तरह की वो है नहीं। मेरे कहने की ये मतलब था कि जहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें, वहाँ छोटा सा भी फेवर एक काफी आपको कंफर्टेबल बिल्कुल माने रखता है। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा था। हाँ, बहुत माने रखता है। जैसा जाना जाता है कि आप राजनाथ सिंह जी के पुत्र नीरज सिंह जी के बहुत करीबी हैं, तो उनसे आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी और क्या उनका फर्स्ट इम्प्रेशन था? मानी जी के परिवार में मेरा किसी से आत्मीय लगाव है तो नीरज सिंह जी से, इसमें कोई डाउट नहीं। बड़े भाई छोटे भाई का संबंध है और वो उस तरह उस संबंध को निभाते भी हैं। और पहली मुलाकात मेरी विषम परिस्थितियों में हुई थी और उन विषम परिस्थितियों में उन्होंने मेरा साथ दिया, तो निश्चित रूप से एक बड़ा भाई मिला और वो बड़ा भाई आज भी है और हमेशा रहेगा, आजीवन रहेगा। मैं किसी दल में रहूं, मेरे बड़े भाई के रूप में वो रहेंगे। वाकया वो क्या था, कैसे मुलाकात हुई थी, क्या इम्प्रेशन था? एकदम इम्प्रेशन इन सेंस ये था कि बहुत अच्छे से नीरज सिंह, देखिए मेरे लिए नहीं, लखनऊ में जो भी है उनसे मिलता वो ये जानता है कि नीरज सिंह की जो व्यक्तित्व है, जो उनका मिलना जुलना एक दूसरे के लिए है, किसी भी समान व्यक्ति के लिए भी वो समान उसी तरीके से मिलते हैं जिस तरीके से मुझसे मिलते हैं। उनका लगाव लोगों के प्रति, पार्टी के प्रति उनका समर्पण है,
वो एक कार्यकर्ता की तरह काम भी करते हैं। उनकी मेहनत है कि माननीय जी जो चुनाव अगर 1 लाख के अंदर जीते तो वो 2 लाख से जीतते, उन्हीं की मेहनत है। और माननीय जी चूंकि बड़े लीडर है, राष्ट्रीय स्तर के लीडर, तो समय कम दे पाते हैं। अन्यथा माननीय नीरज जी ही पूरे जनपद को, पूरे प्रदेश के युवाओं को जो समय देते हैं वो माननीय नीरज भैया देते हैं। इसीलिए उनको कोई नीरज नेता नहीं कहता, कोई पॉलिटिकल, वो उनको नीरज भैया कहते हैं सब, क्योंकि उनका व्यवहार ही ऐसा है बड़े भाई जैसा, सब उनको नीरज भैया कहते हैं। तो क्या लगता है, बड़े भाई ज्यादा पॉलिटिक्स में आगे जाएंगे कि छोटे? अब ये तो आपसी मेहनत पे उन दोनों लोगों की है कि वो किस तरह की मेहनत कौन करता है। लेकिन अभी को देखते हुए मैं जितना करीब से जिसके हूँ, मैं नीरज भैया के करीब हूँ, मैं ये देखता हूँ कि निश्चित रूप से भारतीय राजनीति में कोई नया अटल जी जैसा व्यवहार और स्वभाव और व्यक्तित्व लेके चलता है तो नीरज सिंह चलते हैं। अच्छा, अभी अपनी बात हो रही थी संविधान पे, अंबेडकर जी पर आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बहुत से लीडर ऐसे शेड्यूल कास्ट के आए हुए हैं जो समाज को लेके बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई अंबेडकर जी से सीखता नहीं। बाबा साहब की 2 लाइनें उनको प्रस्तुत कर देती। पहली कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ललकारेगा। तो उनका मतलब किसी तेवर से नहीं था, उनका अर्थ ये था कि अगर अपने समाज को, आपका जो भी समाज है, जिस भी बिरादरी से आप हैं, अगर आप अपने समाज का उद्गम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो मुख्य धारा में रहे, तो उसके लिए शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, आप और उन्होंने अपने समाज को जिस करीबी से देखा हुआ था, महसूस किया था, उसमें शिक्षा ही मुख्य चीज थी। और वो उस चीज पे जोर देते थे कि शिक्षित रहोगे आप तो समाज में अपना स्थान बनाओगे, अपना मान बनाओगे और अपने आप को समाज के लिए भी लेके चल पाओगे। तो बाबा साहब तो मतलब मैं मानता हूं कि जो भी दलित, अति दलित और पिछड़े हैं, उनके लिए क्यों मतलब भगवान की तरह है, उसका कारण यही है। और उनकी सोच बिल्कुल अलग थी, राजनीति से परे थी, कि समाज शिक्षित हो और व्यवस्थित हो और मुख्य धारा में आए। ये जो आज के दौर में लोग राजनीति कर रहे हैं ना, शेड्यूल कास्ट का नेता बन के, कि मैं हूं नेता और मैं जो है मैं ये करूंगा, मुझे राजनीति के चुनाव जीतना लड़ाना, वो ये नहीं करते थे। उनका मानना था कि मेरा समाज पढ़े लिखे आगे बढ़े। और निश्चित रूप से आज के दौर में जो शिक्षा से वंचित रहेगा वो समाज के हर वर्ग से वंचित हो जाएगा। चंद्रशेखर रावण के बारे में आपने सुना होगा, अभी हाल ही फिलहाल में एक विवाद चल रहा है उनका, उनके कुछ वीडियो लीक हो रहे हैं, चैट लीक हो रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा एक चीज मानना है, हम सब भारतीय परिवेश में हैं, भगवान राम को हम पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनकी जो मर्यादा, पुरुषोत्तम राम इसीलिए उन्हें कहते हैं। तो हमारा समाज पता नहीं क्यों उस चीजों को कैच नहीं कर पा रहा, या उन आदर्शों को समझ नहीं पा रहा, या उस पर जी नहीं पा रहा कि हम राम और सीता की जोड़ी को आदर्श मानते इसीलिए थे क्योंकि वो समर्पण, वो प्रेम, वो भाव किसी एक के प्रति हो सकता है। आप एक शादी करें, फिर दूसरी करें, फिर तीसरी करें, चौथी करें, या आप एक शादी करके किसी और के साथ इस तरीके से रहें, तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का समाज तो है नहीं। और उनकी व्यक्तिगत लाइफ है, वो कुछ भी करें वो सामाजिक नहीं होनी चाहिए। और अगर सामाजिक हो रही तो फिर आप नेता हैं, फिर आपके ऊपर असर पड़ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो आप पे लांछन गलत हो तो आप मजबूती से प्रेजेंट करें, जैसे विभूषण जी ने कर रखा था अपने आप को कि नहीं मैं गलत नहीं हूं, चाहे जो करो, जांच कराओ, जो करो, बरी हो गए। तो वो ठीक है, लांछन तो किसी भी लग सकता है, नेता का राजनीतिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, तो लांछन लग सकता है। लेकिन अगर वो लांछन सत्य हो जा रहा है तो ये दुखद है। और वो राम की मतलब जो मर्यादा है, जो राम के आदर्श है, उससे परे है, तो फिर वो समाज को क्या सिखाएगा? अब मैं एक ऐसे व्यक्ति का नाम लूंगा जो पॉलिटिक्स में नहीं है लेकिन काफ़ी ट्रेंडिंग पे रहते हैं, एलविस यादव, उन पर कुछ व्यूज हैं? एलविस यादव जी यूथ के जो इस समय का दौर चल रहा है सोशल मीडिया का, तो एक चीज़ तो है, ठीक है कि वो हाईलाइट रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन वो एक चीज़ और करते हैं, वो सरलता से, देखिए निश्चित रूप से मैंने कहा ना, सोशल मीडिया दिखावे का एक प्लेटफॉर्म है। 80, 90, 95% लोग उस पर दिखावा करते हैं और जिंदगी किसी और तरीके से जीते हैं। हाँ, उसका असर क्या पड़ता है यूथ पे? यूथ भी उसी दिखावे को कैप्चर करने लगता है, उसे जीने की कोशिश करने लगता है। लेकिन एलविस जी जिस तरीके से रहते हैं, सिंपली बातचीत करते हैं, और देखिए
कोई भी जब बहुत ज़्यादा समर्थकों से घिर जाता है तो उसके साथ बहुत सी दिक्कतें होती है, उसको तो उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन ठीक है, लीडरशिप तो मान लीजिए जो उनकी इन्फ्लुएंसर के रूप में है वो बेटर है, ठीक है। ब्लॉग देखते हैं उनके, कभी देखें? मैं बहुत ब्लॉग्स व्लॉग नहीं देखता। अच्छा, अब बात करेंगे विधानसभा की। आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा, तो क्या शुरू से यही विचार था कि आपने किसी पार्टी से ट्राई किया? नहीं, बिल्कुल ट्राई किया। और मेरे पहले मैं लड़ना चाह रहा था मुगराबाद शाहपुर से, क्योंकि इलाहाबाद के करीब की सीट थी और इलाहाबाद के लोग जो है आना जाना जुड़ा हुआ एक माहौल था, विश्वविद्यालय के लोग बहुत थे। 1 साल तक हम लोगों ने मुगराबाद शाहपुर से अच्छी एक कैंपेनिंग, चाहे वो प्रचार से या जैसे से की थी, तैयारी थी कि मुगरा से लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी से मैंने टिकट मांगा। बहुजन समाज पार्टी के कुछ टॉप लीडर से मेरी बातचीत भी हो गई, उन्होंने बहन जी के यहाँ बातचीत भी की और ये हुआ कि नहीं, टिकट दिया जाएगा। फिर मैं अपने, देखिए चुनाव कोई लड़ता है तो एक टीम होती है उसकी, मैं अपनी टीम के साथ बैठा, जिसमें बड़े भाई के रूप में नीरज भैया भी थे और भी लोग थे, सबसे चर्चा हुई, बातचीत होती है जिससे। तो एक, चूंकि विश्वविद्यालय में जाति राजनीति नहीं होती है, क्षेत्र में जाति राजनीति हावी है, नो डाउट, और ये दुर्भाग्य भी है भारतीय राजनीति का, क्योंकि लीडर मतलब कि वो किसी भी जात का हो और किसी भी जात को प्रभावित करे, वो लीडर माना जाना चाहिए। लेकिन आज क्या हो गया कि पार्टी को लेके लोग बहुत कट्टर हो गए हैं, जात को लेके बहुत कट्टर हो गए हैं, और ये भारतीय राजनीति के लिए दुर्भाग्य है। जिस देश में चंद्रशेखर जी जैसे, अटल जी जैसे, बाबा साहब जैसे लीडर पैदा हुए हों, वहाँ पे जो है जात का राजनीति चल रही है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये भी सत्यता है जमीनी स्तर पे कि बिना जात की समीकरण के भारतीय राजनीति होती भी नहीं है। तो जब समीकरणों की बात होने लगी तो ये हुआ कि नहीं, ये सीट ठीक नहीं है। अगर आप इस बार विधायक बन भी जाते हैं, अगर, या आप पहले दूसरे पे रहेंगे या विधायक हो जाएंगे, भाई लड़ता है चुनाव जीतने के लिए हर कोई है, चाहे वो निर्दल भी लड़े तो भी, लेकिन आगे भविष्य राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं होगा। इसके लिए फिर जब समीकरण निकाला गया तो ये हुआ कि भाई जनपद में सीट लड़ना, जनपद ही मैंने ये तय कर लिया था। मैंने कहा इलाहाबाद नहीं लड़ूंगा, क्योंकि भाई यहाँ के लोग लोकल है, उनको भी लड़ने का हक है, वो लड़े, मैं तो जौनपुर से लड़ूंगा, अपने जिले से लड़ूंगा। छात्र राजनीति कर ली यहाँ, पिताजी पोस्ट थे यहाँ थे हम, ठीक है, लेकिन अब तो जनपद चल के राजनीति करनी है। जो करना है समर्पण अपने जिले के लोगों के लिए करना है, और जिस दिन स्थापित हो जाएंगे उस दिन प्रदेश के लोगों के लिए किया जाए। लेकिन समीकरण के हिसाब से वो सीट फिर जफराबाद जो है वो अच्छी सीट थी। तो आप समझ लीजिए कुछ ही पल पहले जैसे तय होना था कि अब बसपा से टिकट होगा, उसके 2 दिन पहले मैं जो है, मेरे जो बसपा के लीडर थे, टॉप लीडर, मैं नाम भी लूंगा, अशोक सिद्धार्थ सर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, राज्यसभा सांसद रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे पार्टी के, उनसे मेरी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे ही ताल्लुकात जुड़े हुए। उन्होंने मेरे लिए बहुत प्रयास भी किया था। मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर ऐसा ऐसा समीकरण है, ऐसी बात है, और भविष्य की राजनीति तक जिंदा रहना है तो हमें तो थोड़ा सा सीट बदलनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा नाराज हुए, कह अरे मैंने बात कर ली थी, वो है ठीक है अभिषेक, लेकिन तुम समझो। मैंने कहा नहीं सर, मैं लड़ूंगा जफराबाद से, और चूंकि एक अच्छा लीडर हमेशा पुश करता है, उन्होंने भी कहा नहीं तुम सही करो, समीकरण की राजनीति बहुत मायने रखती है, अब इस बार लड़ो, फिर अगली बार देखा जाएगा। तो मैं इसलिए जफराबाद चला गया कि वहां पे मेरा बेस वोट मजबूत था। जैसे बीएसपी जानी जाती है कि पैसे लेके टिकट मिलता है, आपसे पैसों की मांग हुई कभी? नहीं, मुझसे अशोक सिद्धार्थ सर ने पैसे क्यों मांगे? और कोई? मेरी और किसी ज्यादा बात ही नहीं हो रही थी। 27 में किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं इस सवाल पे जो जवाब देना चाहूंगा, मैं चाहूंगा यूथ इसको समझे भी। जो लीडरशिप अभी डेवलप हो रही है, जो नए लीडर हैं, लड़के हैं जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति में स्थापित होना बहुत मायने रखता है। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जरूर लड़िए, पार्टी की नीति नियत पे आप चल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर पार्टी आपके साथ सहयोग नहीं कर रही है कि नहीं आप मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ता ही बने रह रहे हैं, टिकट किसी गायक को, किसी स्टार को, किसी फिल्म उसको दे दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से आप भी बगावत करिए। और युवा का काम है बगावत करके राजनीति करना, और आप चुनाव लड़िए। आप चुनाव लड़ेंगे तभी स्थापित होंगे, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। आप जब तक उस पाइपलाइन में एंट्री नहीं करेंगे कि आप चुनाव लड़े, आप हारे जीते, तो तक कोई पूछेगा नहीं आपको, आपकी गिनती नहीं होगी। किस पार्टी से ट्राई करना चाहेंगे? देखिए, मैं जो मेरी सोच है, जो मेरी विचारधारा है, मैं भारतीय समाज में युवाओं को लेकर बहुत कुछ सोचता हूँ। निश्चित रूप से अगर कभी किसी परिदृश्य पे मैं अच्छी जगह पहुंचा तो युवाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहूँगा, और जिस भी पार्टी से मुझे सहयोग मिलेगा कि मैं अपनी बातों को विधानसभा में रख पाऊँ, जहां मुझे स्वतंत्र किया जाएगा कि आप अपनी बातों को विधानसभा में रखिए,
आप जो सोच रहे हैं अपनी विचारधारा को बाहर लाइए और समाज में परिवर्तन के लिए मेहनत कीजिए, तो मैं बिल्कुल करूंगा वहां पर। और जिस भी टिकट से मिलेगा और जहां ये छूट रहेगी वो चुनाव लड़ूंगा। तो इसमें आपकी विचारधारा को कुछ असर नहीं पड़ेगा? जैसे किसी भी पार्टी से नहीं, आपको AIMIM बोल दे कि हमारी पार्टी से लड़िए, तो विचारधारा हमारी भी तो मैच होनी चाहिए ना उनसे। वही मैंने वो बोला। भी तो सोचना चाहिए कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हम उनके साथ क्या करेंगे। भाई हम अगर यूथ की बात कर रहे हैं तो यूथ में कोई जात नहीं आती। आप सिर्फ एक तबके की बात करेंगे तो कहाँ चलेगा। तो समाजवादी पार्टी में जैसे दिया, समाजवादी पार्टी में अगर हैं और सिर्फ किसी एक दो बिरादरी की बात होगी, हमारा कोई सम्मान नहीं होगा, तो हम वहाँ क्या करेंगे। अभी आपको सबसे बढ़िया कौन पार्टी लग रही है? मुझे अभी जो महसूस होता है कि भारतीय राजनीति में जो पार्टियों का चल रहा है सब एक ही बराबर दिख रही हैं, बहुत 19-20 नहीं है। हाँ ये है कि ऑप्शन होने चाहिए। सिर्फ दो पिलर के सामने अगर राजनीति हो जाएगी तो बाकी लोगों का राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। ऑप्शन 2, 4, 10 होने ही चाहिए। क्षेत्रीय पार्टियां भी हों, राष्ट्रीय पार्टियां भी हों, मौका मिले ऑप्शनली कोई मेहनत करे, जीते। भाई चुनाव मेहनत करके जीत के सिर्फ विधायक थोड़ा बनना है, हमें अपनी बातों को विधानसभा में प्रेजेंट करना है जिससे कि हम यूथ के लिए कुछ कर पाए, अपने देश के लिए कुछ कर पाए, अपने प्रदेश के लिए कुछ कर पाए। आपको क्या लगता है कि अभी इस समय आपके टॉप पे कौन सी पार्टी चल रही है? अभी तो बीजेपी नो डाउट चल रही है। आपके लिए अगर आप नहीं, मेरे लिए नहीं, बीजेपी पूरे देश के लिए टॉप पे चल रही है। बीजेपी का स्वर्णिम दौर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं उस निचले पायदान की पार्टी की बात करूंगा जो निश्चित रूप से उभार पे आएगी तो बहुत मजबूत आएगी, वो है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का एक ही विधायक है, लेकिन देखिए जो रैली उन्होंने इस बार की, 10 साल बाद कोई पार्टी रैली करती है और वो अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ देती है। यानी कि उसके कार्यकर्ता मरे नहीं है, उसका वोटर मरा नहीं है, वो तो है उसके साथ, और जो इधर उधर था वो भी आ गया वापस। तो आपके समर्थक सोच ये समझे कि 27 में बसपा का, नहीं वो तो पार्टी के ऊपर है ना, वो टिकट देगी तो हम लड़ पाएंगे। नहीं आपकी इच्छा क्या है? नहीं, हमारी इच्छा तो निश्चित रूप से ये रहेगी कि हम किसी एक पार्टी से चुनाव लड़ें और अपने क्षेत्र का विकास करें। देखिए हर स्टेज का एक माने है। बहुजन समाज पार्टी अगर हमें सम्मान देती है, हम अगर उनके साथ जुड़ते हैं, वो उस तरीके से हमको हाथ, बहुजन समाज पार्टी का एक स्लोगन है कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, तो सर्वजन में सब आते हैं ना। अगर आप सबको लेकर चलेंगे तो ठीक है, सम्मान है हमारा। अगर आप किसी एक पक्ष को लेकर चलेंगे तो हम विरोध करेंगे। उसी पार्टी का एक और नारा है, तिलक तराजू और तलवार। नहीं, ये एक चीज और बता दूं आपको, ये नारा बहन जी द्वारा दिया हुआ नहीं है, ना ही बाबा साहब द्वारा दिया हुआ था। ये द्वारा सामाजिक रूप से जब कोई पार्टी उभार पे होती है तो कुछ लोग देते हैं, उस तरह का नारा था। बहन जी ने मीडिया में बोला कि हमने कभी नहीं दिया ये नारा। अच्छा, जैसे आप इलेक्शन लड़े थे 22 का, तो उस पर आपकी हार हुई थी, तो आपने हार की समीक्षा की होगी, तो उसमें आपको प्रमुख कारण क्या लगे आपकी हार के? देखिए एक योद्धा होता है जो मजबूती से युद्ध भूमि पे अपनी सेना लेके लड़ने उतरता है, तो सब मालूम होता है कि मेरे पास इतनी बड़ी सेना है कि मैं लड़ूंगा, हारूंगा या जीतूंगा, मैं बढ़िया लड़ूंगा। और एक योद्धा होता है, उसको मालूम होता है कि यार मेरी सेना तो कम है, मुझे लड़ना एकदम योद्धा की तरह है, मैं हार जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन मेरा नाम अलग रहेगा। तो हमें शुरू से मालूम था कि हम इंडिपेंडेंट लड़ना है, तो हम चुनाव तो जीत नहीं जाएंगे। लेकिन हमने पहले दिन के 1 घंटे से लेके अंतिम दिन के 1 घंटे तक चुनाव उसी तरह लड़ा जिस तरह की एक योद्धा अपने युद्ध को लड़ता है कि उसे मर जाना कबूल है लेकिन हार नहीं मानेगा। हम लोगों ने उसको साबित भी किया, हमारी पूरी टीम ने उस तरह चुनाव लड़ा, लगा कि हाँ किसी पार्टी से हम चुनाव लड़ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ ऐसी आपको कुछ कमी लगी कि हम इस पे बेटर कर सकते थे, इस समीकरण को टिकट कर सकते, केवल टिकट? अगर किसी पार्टी के समीकरण, देखिए हर क्षेत्र का एक अलग समीकरण होता है, हर क्षेत्र की एक व्यवस्था होती है। हमारे चुनाव लड़ने के पहले ना हम उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा हमारा आना जाना था, क्योंकि सारी पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद से हुई थी, जौनपुर में नया नया गया था। चुनाव लड़ने का मौका मुझे सिर्फ 1.5 महीने का मिला। 1.5 महीने में हम लोग जो कर पाए, और जो 40 साल, देखिए मैं दोनों चीजों को मानता हूं। अब वहां समीकरण ये था कि किसी एक विधायक को हराने के लिए लोग बहुत उत्सुक थे, तो किसी को जिताने के लिए बहुत उत्सुक थे। कुछ लोग किसी पार्टी के प्रति बहुत समर्पित थे, कोई दूसरी पार्टी के प्रति बहुत समर्पित था। तो ये जो गोलबंदी थी ना, इसके बीच में एक और दिक्कत ये थी कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सबसे टॉप फ्रंट टू फ्रंट की लड़ाई थी। ये पूरा प्रदेश देश जानता है, इतनी तगड़ी लड़ाई शायद मुश्किल हो अब लड़ाई होना। उस लहर में अगर मुझको जिन भी लोगों ने वोट किया, तो मतलब मेरे 1.5 महीने में अगर मैंने जहां पे 5-7 हजार वोट अगर पाया मैंने,
और जो लोग वहां 40 साल से रह रहे थे और वो 80,000 पाक जीतते हैं, तो रेशियो में ज्यादा भारी हूँ। जी। सुभाषपा के कैंडिडेट वहां से जीते थे, सुभाषपा के कैंडिडेट वहां से जीते थे। भाजपा हारी थी। और माननीय जगदीश नारायण राय जी विधायक हैं वर्तमान में, और पूर्व मंत्री भी रहे, 2 बार 3 बार विधायक भी रहे पहले। और हरेंद्र सिंह जी वहाँ से बीजेपी से थे, और मेरा दोनों से कोई परिचय नहीं था, ना मैं दोनों लोगों को जानता था। मैं तो एकदम नया था, मेरे लिए सबका परिचय नया था, क्षेत्र का भी नया था। मैं तो कह के लड़ रहा था कि मैं तो इस बार मिलने आया हूँ, अपनी पहचान बताने आया हूँ, आप सबसे परिचय करने आया हूँ, चुनाव तो अगली बार लड़ेंगे। अच्छा, विवाद भी काफी हुए आपके, कई सारे वीडियो वायरल हुए। एक पुलिस स्टेशन पे वायरल हुआ, एक गाड़ी पे बैठे हुए हाँ, वो उस पे वायरल हुआ। थोड़ा सा क्या हुआ कि हमारे कुछ समर्थक गाड़ी लेके बाहर मार्केट में, भाई चुनाव के अलावा बहुत काम होता है, और खास तौर से जो ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव होता है वो 8 बजे तक बंद हो जाता है, 7 बजे तक। तो बाकी कुछ सामान वामान लेने गए होंगे, और आदरणीय जो इंचार्ज महोदय थे उन्होंने आए, उन्होंने मेरी गाड़ी सीज कर दी। फिर मैं उनके पास गया कि भाई अभी कागज अलाउ हो रहा है, तो कागज अलाउ हो जाएगा फिर आप बंद करिएगा अगर नहीं रहेगा। लेकिन वो नहीं माने, तो उसमें बहुत देर तक उनसे बहस हो गई थी। फिर हम लोगों ने उस गाड़ी को छोड़ दिया, और हमने कहा कि ठीक है, आपको अगर इस पे खुशी है कि एक गाड़ी आप बंद कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए, मैं इसको चुनाव भर नहीं छुड़ाऊंगा। मैंने उसको चुनाव भर नहीं छुड़ाया था। अब हम पूछेंगे आपसे, आपके सामने कुछ हम नाम लेंगे, आपको उनके बारे में एक शब्द में बताना है, ठीक है? शक्ति सिंह, यूथ का नया लीडर एकदम। नीरज सिंह, आने वाले प्रदेश का भविष्य राजनीतिक रूप से। अखिलेश यादव, सामाजिक रूप से एक अच्छे नेता के पुत्र। नंदी जी, डिफरेंट टाइप के लीडर हैं। कुछ बताइए, डिफरेंट नहीं कुछ। अब अपने समाज में एक अलग लीडर हैं, ठीक है। अतीक अहमद, महरूम हो गए, अब उनके बारे में क्या है। फिर भी एक पर्सनालिटी रही होगी, एक व्यक्तित्व तो रहा होगा। मतलब भाई 5 बार के विधायक रहे, 1 बार का सांसद रहे, तो राजनीतिक रूप से तो अपनी कौम के एक मजबूत नेता थे। अजीत विधायक, समाजवादी पार्टी का उभरता नेता है और मजबूत नेता है। जिस दिन वो राजनीति में आएगा उस दिन हम लोग को भी लगेगा कि हाँ, एक अच्छा लड़का जिसको विधानसभा पहुंचने का मौका मिलना चाहिए। अभिषेक सिंह माइकल, अब उनका राजनीतिक करियर तो मान लीजिए अभी समाप्त है, और आगे वो क्या करते हैं उनके ऊपर है। चंद्रशेखर रावण, वो एक शांत हुई राजनीति का अचानक उभरा हुआ नेता है, जो मुझे नहीं लगता बहुत दिन तक चलेंगे। बीएसपी, निश्चित रूप से यूपी की राजनीति का तीसरा वो पिलर जो कभी भी मर नहीं सकता, वो हमेशा रहेगा और मजबूत रहेगा। बीजेपी, भारतीय राजनीति का सनातन का वो स्तंभ जो जीवित रहे तो ज्यादा अच्छा है। समाजवादी पार्टी, युवाओं की पार्टी हुआ करती थी जब तक मुलायम सिंह था, बाकी इस बारे में और का कुछ नहीं कह सकते। AIMIM, एक तबका हमारे देश में है जो हिंदी मुस्लिम तहवीज को जिंदा रखता है, उसके एक लीडर हैं आपका अकबरुद्दीन साहब, और मैं चाहता हूं कि वो आगे बढ़े। अच्छे लीडर हैं, बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं कि समाज को समझने वाले हैं। बस ये है कि एक तरफा राजनीति करना छोड़ दें। जन स्वराज, बिहार के लिए नया ऑप्शन, प्रशांत किशोर, और लेटेस्ट पॉलिटिक्स का एक नया हिस्सा जो कि आज के दौर को लेकर चल सकता है। आप सिंगल हैं कि मैरिड हैं? नहीं, मेरी शादी तय हो चुकी है, और मेरी शादी ये नेक्स्ट ईयर है। फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी मेरी बॉर्डर है। फेवरेट वेब सीरीज? कर्मी। फेवरेट पॉलिटिशियन? फेवरेट पॉलिटिशियन नो डाउट स्वर्गीय चंद्रशेखर जी। आप ड्रिंक करते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं नशे के बिल्कुल खिलाफ रहता हूँ, और मैं चाहता हूँ यूथ इससे दूर रहे। फेवरेट हीरोइन? कभी कोई नहीं। कभी कोई नहीं? कभी कोई नहीं। हीरो? सलमान खान। इलाहाबाद का फेवरेट प्लेस जहाँ आपको अच्छा लगता हो टाइम? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। फेवरेट फूड इलाहाबाद का? चाट। अच्छा, इलाहाबाद की कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आप मिस करते हैं यूनिवर्सिटी की? चाय। 1% जिससे आप पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं? क्या चीज? कोई एक आदमी जिससे आप सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स पर नफरत करते हैं? पॉलिटिक्स में नफरत करने का एक माने हो सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स का उसका भी मौका और हो सकता है दस्तूर कुछ और रहा, वो कुछ और सोच कर राजनीति कर रहे हूँ।
इसलिए नफरत किसी से नहीं हो सकती। अच्छा, किस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा विरोध आता हो है? सकता है, नफरत नहीं। किस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? यूथ को मौका नहीं मिलता तो गुस्सा आता है। क्या करने में सबसे ज्यादा मजा आता है? यूथ को चुनाव लड़ाने में बहुत मजा आता है। अच्छा, चलिए, थैंक यू।